बड़ा ट्रेंडिंग है गोल्ड। गोल्ड अभी दिवाली के आसपास एक 35 के आसपास था, अभी एक 25 हो गया। जी। तो क्या लगता है, ये डाउनफॉल की तरफ जा रहा है या गोल्ड बढ़ेगा? जो मैं आपको बोलने वाला हूँ, जो कोई बंदा सुनेगा वो कहेगा यार शॉर्ट टर्म में तूने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। बहुत इन्वेस्टर आ गए या गोल्ड इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब जनरल यूज़र के लिए समझना ये ज़रूरी है कि बढ़ा क्यों, क्या इसके पीछे का लॉजिक होता होगा। जो कुछ आपने बातें बोली ना वो बहुत सोची समझी थी। बढ़िया क्वेश्चन होते हैं ना, जो मतलब मज़ा आएगा, इनको फ़ायदा भी होगा जो लोग सुन रहे हैं। एक्चुअल में आप सही कह रहे हो, ट्रम्प का बहुत बड़ा हाथ है। ट्रम्प को लोग समझते हैं वो मूर्ख है, वो एक्चुअल में मूर्ख नहीं है, वो बहुत शातिर है, वो इज़ वेरी स्ट्रेटेजिक, इस प्योर बिजनेसमैन। प्योर बिजनेसमैन है उसको। मैं आपके पॉडकास्ट पे गारंटी दे के जा रहा हूँ, जो अगले 10 महीने में गोल्ड सिल्वर में रहेगा वो पैसा ज़रूर कमाएगा। आज तक ना मैं 723 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस कर चुका हूँ। वो मेरे हाथ से ट्रांजैक्शंस हुई हैं जिसमें मैं खुद इन्वॉल्व था। तो मेरे को पता है कि भाई कहाँ खरीदना, कब नहीं खरीदना, किसको टच करना, किसको नहीं टच करना। अब जैसे कोई नया प्रॉपर्टी जब लेता है तो उसका बड़ा इमोशन हाई होता है। करेक्ट। बहुत सारी चीज़ें वो ना चेक नहीं करता है, वो तो फटाफट रेट मिला, लोन कराया और जी ले लो। इनको पता मैं क्या बोलता हूँ? हाँ, गरीब। तो इसलिए अगर आप गरीब हो तो इस पॉडकास्ट को मत देखो, ये आपके समझ के बाहर है, क्योंकि आपको इमोशंस रन करते हैं और मैं आप इमोशनल आदमी नहीं हूँ। गरीब, अरे नहीं यार जूता ये वाली ले लेता हूँ, अरे यार ये गाड़ी ले लेता हूँ। अरे भाई लोन पे गाड़ी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है भाई, कैश पे। कैश। कुछ ऐसा बोलने वाला हो कि शायद आपका पॉडकास्ट बंद हो जाएगा। कोई बात नहीं, बोल दूं? बोल दो। भाई जो बंदा, दोबारा सोच लो, बोल दूं? 200% सर। क्या प्रॉपर्टीज अगर आपके पास 3-4 हो, फ्रिक्वेंट बेचना खरीदना चाहिए उसको, वेरी गुड क्वेश्चन या है। इमोशन के साथ कनेक्ट हो जाओ, यार मैं तो अर्ली ले लिया था, नहीं बेचूंगा? 90% लोगों की प्रॉब्लम पता है, वो ना कल अमीर होना चाहते हैं। जसमीत सर, अब आप मिले हैं तो एक दो बातें आप बता दो, और लंबी चर्चा करेंगे आपसे, बिकॉज आप इंडियन मार्केट को भी जानते हैं, ऑस्ट्रेलियन मार्केट को भी जानते हैं, और काफ़ी कंट्रीज़ में आपका एक्सपीरियंस है, स्पेशली इन इन्वेस्टमेंट। जी। तो आप एक्सपर्ट हैं प्रॉपर्टी पे तो हम बहुत सारी बातें करेंगे, बट इसके पहले गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं। बड़ा ट्रेंडिंग है गोल्ड। गोल्ड अभी दिवाली के आसपास एक 35 के आसपास था, अभी एक 25 हो गया। जी। तो क्या लगता है, ये डाउनफॉल की तरफ जा रहा है या गोल्ड बढ़ेगा? सो मिश्रा जी, सबसे पहले बिफोर हम पॉडकास्ट स्टार्ट करते, देखो भाई गला खराब है मेरा, चाय देते रहना, ठीक है जी, ग्रीन टी देते रहना भाई, बाकी सब चलेगा। बाकी मेरा जो एक्सपीरियंस है वो न्यूजीलैंड मार्केट में भी है। जब हम गोल्ड सिल्वर की बात करते हैं, ये गिरने वाला नहीं है। ओके। आज ही हमने एक क्लाइंट ऑनबोर्ड करा। सो हमारा एक प्रोसेस होता है कि जब भी हमारे साथ क्लाइंट ऑनबोर्ड होता है ना, उसके बाद मैं उसकी एक ऑनबोर्डिंग कॉल खुद करता हूँ, ठीक है। क्योंकि ऑनबोर्डिंग कॉल में उनको भाई स्ट्रैटेजी जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो हम स्ट्रैटेजी की बात करते, इन भाई साहब के पास पर्थ में, जो कि एक ऑस्ट्रेलिया की सिटी है, वहाँ पे इन पे घर है। उस घर की वैल्यू कुछ 8.5 लाख है डॉलर्स। डॉलर 8.5 रुपए नहीं, पागल मत हो जाना, 8.5 लाख रुपए में कुछ नहीं मिलेगा। पता चलो इंडिया छोड़ो वहीं इन्वेस्ट करो। वो कहेंगे भाई चल अभी उठाओ भाई, 8.5 लाख डॉलर, ठीक है। उसको आप 57 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपको पता चल जाएगा भाई एक्चुअल में अमाउंट क्या आएगा, बाद में बता दूंगा आपको। एनीवेज, उनका 8.5 लाख डॉलर का घर है। कुछ मॉर्गेज मतलब लोन 5 लाख का है। उनका अभी $80,000 जो है उन्होंने गोल्ड में लगा के रखा हुआ है। अच्छा। तो उन्होंने ऑलरेडी हमको पैसे दे के, मतलब इन्वेस्टमेंट जो करके ऑन बोर्ड हो चुके हैं। उनकी अभी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है। तो क्या होगा कि उनकी जो इनकम है, इट्स प्रोबेबली नॉट सफिशिएंट टू गेट द अमाउंट ऑफ जो लोन उनको चाहिए। कुछ हम देख रहे थे, कुछ स्ट्रेटजी मैंने उसके लिए तैयार करी, 3 डिफरेंट ऑप्शन उनको दिए। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा भाई बात ध्यान से सुनना, मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं लॉन्ग टर्म थिंक करूँ। जो मैं आपको बोलने वाला हूँ वो जो कोई बंदा सुनेगा वो कहेगा यार शॉर्ट टर्म में तूने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। क्योंकि क्या होता है कि हम आधा पैसा जो इन्वेस्टमेंट उनकी होती है, जो भी हम प्रॉपर्टी ढूंढने के पैसे चार्ज करते हैं, वो आधा पैसा हम ऑलरेडी दे चुके हैं। ऑन बोर्डिंग का एक प्रोसेस जो है, उनको आधा पैसा तब देना पड़ता है। तो बाकी का उनको तब देना पड़ता है जब वो हम प्रॉपर्टी ले लेते हैं, और अनकंडीशनल का मतलब है कि भाई प्रॉपर्टी ले लिया और ये प्रॉपर्टी उनको पसंद है, हमने सब कुछ कर लिया और उसके बाद हम ले रहे हैं। तो मैंने उनको बोला, मैं भाई
मैं चलो नाम नहीं लेता उनका, उनका नाम है, ये बोल देता हूँ क्योंकि मैं बहुत प्राइवेट आदमी हूँ खुद, इन अ वे के लोगों की प्राइवेसी की कदर करता हूँ मैं। बिल्कुल। बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे ऐसे बात करते हैं। मैं रग्बी प्लेयर्स की हेल्प कर चुका हूँ, कुछ इसमें फुटबॉल प्लेयर्स भी थे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के, तो मैं काफ़ी लोगों के साथ काम कर चुका हूँ। पर हमें प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में तो कुछ नहीं पता करने में, भाई कौन था भाई बता रहा सो इंडिया में चल जाता है। एनीवेज गोइंग बैक टू द स्टोरी, वही था, मैंने उनको बोला मैं भाई $80,000 है, हम पहले मॉर्गेज ब्रोकर से बात करेंगे। मॉर्गेज ब्रोकर का मतलब ये होता है कि जो आपके लोन लेने में मदद करेगा, जो कि यहाँ पे भी होना शुरू हो चुका है, मेरे को पता है क्योंकि मेरा एक्चुअल में पहला बिजनेस जो था वो मॉर्गेज ब्रोकिंग और प्रॉपर्टी एडवाइजरी था, जिसको मैंने 2021 में बेच चुका हूँ। एनीवे फिर कभी सही बाकी की स्टोरी। तो मैंने उनको बोला मैं कि देखो भाई, शॉर्ट टर्म में अगर देखो तो मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, पर आपको गोल्ड में इन्वेस्टेड रहना है अगले 10 महीने और। अच्छा। गोल्ड गारंटी दे रहा हूँ आपके पॉडकास्ट पे मैं, 10 महीने बाद भी गोल्ड ऊपर ही रहेगा, सिल्वर भी। ये रिकॉर्ड कर लेना, और ये ऑब्वियसली रिकॉर्ड तो ही ना, मतलब ये रील बना लेना और हम इसको 10 महीने बाद देखेंगे, आपको गोल्ड इससे भी ऊपर मिलेगा। यानी कि अभी जो एक 25 है, इससे भी ज़्यादा आपको कम से कम 1,60-1,70 पे मिलेगा, 1,70. गारंटी है। अच्छा। मैं कह रहा हूँ गारंटी है। तो अच्छा, वैसे अगर हम बात करें कि जैसे अगर मैं अपने बचपन की थोड़ा जाता हूँ अर्ली, उधर 2000 मैं 14 से बात करता हूँ, 14 16 और 20s में, कि गोल्ड बड़ा स्लोली बढ़ा, बहुत धीरे जी, धीरे 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 बढ़ा, और अभी तक बहुत, बट सडन ऐसा क्या हो गया? क्या ये इसमें भी ट्रम्प का के स्ट्रेटजी का टैरिफ का कुछ है, या लोग रिजर्व कर रहे हैं गोल्ड? हुआ क्या कि बहुत इन्वेस्टर आ गए या गोल्ड इन्वेस्ट कर रहे हैं? मतलब जनरल यूजर के लिए समझना ये जरूरी है कि बढ़ा क्यों, क्या इसके पीछे का लॉजिक होता होगा? आपके मिश्रा जी जो क्वेश्चन है ना, नंबर 1 बड़े कमाल के क्वेश्चन है, बिकॉज आपके साथ जब मैं ऑफ कैमरा में बात कर रहा था, जो कुछ आपने बातें बोली ना वो बहुत सोची समझी थी, वेरी स्ट्रेटिजिक, वेरी बढ़िया क्वेश्चन होते हैं ना, जो मतलब मज़ा आएगा, इनको फ़ायदा भी होगा जो लोग सुन रहे हैं। एक्चुअल में आप सही कह रहे हो, ट्रम्प का बहुत बड़ा हाथ है। हम्म। जो वो टैरिफ इंडिया पे लगाएगा, टैरिफ का एक्चुअल में काम ये होता है कि वो टैरिफ लगा के आपकी मार्केट तोड़ना चाह रहा है। हम्म। ट्रम्प को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो तब चलती है क्योंकि बाहर से बहुत पैसा आता है। ही नोज दैट, उसके पास सारे नंबर्स पड़े हुए हैं। आई थिंक मेरे को, मैं शायद 15 से 25 बिलियन डॉलर इंडिया में इन्वेस्ट होता है बाहर से, ओके। बाहर से, और उसी के सिर पे इंडियन इकोनॉमी और भी बढ़िया कर रही है। ऑब्वियसली इंडियन इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है, पर दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उससे क्या होता है, जब आप टैरिफ लगाते हो, वो कह रहा है कि भाई रशिया से तूने पेट्रोल नहीं खरीदना, रशिया से तूने तेल नहीं खरीदना। वो एक्चुअल में कोई जिनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रशिया और उसके साथ नेगोशिएशन चल रही है, क्योंकि रशिया यूक्रेन की वो बातचीत करवाना चाह रहा है। और उसको क्या है कि ट्रम्प को लोग समझते हैं वो मूर्ख है, वो एक्चुअल में मूर्ख नहीं है, वो बहुत शातिर है, वो इज वेरी स्ट्रेटेजिक, प्योर बिजनेसमैन। प्योर बिजनेसमैन है उसको। और जिस टाइम पे वो 1980s 1970s पे रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा था न्यूयॉर्क में, तब माफिया का रूल होता था। तो जब माफिया के साथ आप नेगोशिएट कर सकते हो ना, तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें समझ आती है ना जिंदगी की, भाई कह रहे हैं भाई अरे माफिया के साथ। और माफिया क्या होता है भाई, न्यूयॉर्क में जब था तो गोलीबारी वो खुल, अभी भी वो क्राइम फैमिलीज जो है अभी भी हैं। इनफैक्ट एफबीआई के डायरेक्टर ने अभी कल परसों की बात है, एनबीए में जो सारी गैम्बलिंग हो रही थी ना उसका रैकेट ब्रेक करा है। अच्छा। उसमें लुकेजी फैमिली भी थी, गैम्बिनो फैमिली भी थी। एक्चुअल में नेटफ्लिक्स पे आपकी वो पड़ी हुई है पूरी सीरीज पड़ी हुई है, जो ये क्राइम फैमिलीज न्यूयॉर्क की रह चुकी हैं। अच्छा। द पॉइंट इज कि ही इज अ स्ट्रेटेजिक स्मार्ट बिजनेसमैन, जिसको पता है कि मेरे को इंडिया की इकोनॉमी कैसे तोड़ूंगा और रशिया की इकोनॉमी कैसे तोड़ूंगा, क्योंकि इंडिया रशिया का आई थिंक 50% के आसपास का तेल खरीदता है, बहुत तेल खरीदता है क्योंकि सस्ता, मतलब बिकॉज हमारा जो इंडिया का जो रिलेशनशिप है रशिया के साथ वो शुरू से ही बहुत बढ़िया रहा है। बिकॉज रशिया के भी कुछ इंटरेस्ट है भाई, ये मत समझना कोई दोस्त नहीं है वो। हाँ, ऑल आर लाइंस पार्टनर्स, के सब बिजनेस पार्टनर्स हैं। कोई दोस्त नहीं है भाई वो, ना रशिया ना चाइना। चाइना तो चलो है ही नहीं, चाइना तो आपको मतलब ऐसे अपॉर्चुनिस्ट है वो, एग्जैक्टली हाँ वो तो कोई दोस्ती नहीं है भाई।
किसी चक्कर में मत बैठे रहना कि भाई ट्रम्प हमारा दोस्त, भाई वो किसी का दोस्त नहीं है। वो अगर आ गया इंडिया उसका मतलब ये नहीं कि वो आपका दोस्त हो गया या वो मोदी जी का दोस्त हो गया। भाई साहब, इट्स ऑल अबाउट अलायंसेस। बेस्ट सेल्फ इंटरेस्ट उन कंट्रीज के क्या है, दे केयर अबाउट देम। यस। उनको कोई मतलब नहीं है। वो कहेगा भाई मैं रशिया को भी तोड़ूंगा, मैं इंडिया को भी तोड़ूंगा, और मैं अपनी बात मेरे को मनवानी है। जो आपका क्वेश्चन था उसकी स्टार्टिंग पे मैं लेके जा रहा हूं दोबारा से, क्योंकि पता है क्या, ऑडियंस को एजुकेट करना चाहिए। राइट। उनको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि भाई ये हो क्या रहा, गोल्ड अभी रुकेगा क्यों नहीं। क्योंकि जब तक इंडिया तेल खरीदना रशिया से नहीं बंद करेगा तब तक इनके ऊपर सैंक्शंस लगे रहेंगे और टैरिफ लगे रहेंगे, सॉरी टैरिफ, ठीक है। उसमें क्या होगा, अब होगा हवाला। अब पैसा आएगा इंडिया में इलीगल तरीके से। अब उससे क्या होता है कि उससे आपकी जो रुपए की जो वैल्यू है ना वो गिरती है। ही ऑलरेडी नोज कि वो क्या कर रहा है। ट्रंप को पता है कि मैं इनको कैसे तोड़ूंगा, उसको पता है। और उसी चक्कर में जब आपकी जो करेंसी है वो जो नीचे जा रही होती है, तब आपको मेक श्योर करना है कि आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो। और जो जिसको भगवान की मनी बोला जाता है ना, वो गोल्ड है। ये तो हमने फियाट करेंसी तो हमने क्रिएट करी है ना। जो भगवान की करेंसी बोली जाती है वो गोल्ड सिल्वर को बोला जाता है। जो पहले के सिक्के होते थे वो गोल्ड सिल्वर के ही होते थे। सो द बेस्ट हेज अगेंस्ट जिसकी जो आपकी करेंसी टूटती हुई, बेस्ट हेज जो है वो गोल्ड ही है। इसलिए गोल्ड नहीं रुकेगा जब तक ये अपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगी। इंडिया रशिया से तेल लेना बंद नहीं करेगा। मान लीजिए सॉल्व हो गई प्रॉब्लम, जी, रुक गया सब कुछ, इंपोर्ट करना बंद कर दिया, राइट, रसिया एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, वर्स्ट केस में भी गोल्ड कहाँ तक आ सकता है आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से? भाई गोल्ड अगले साल तो नहीं रुकने वाला। ठीक है, लाख के नीचे तो नहीं आएगा। नहीं नहीं, अब तो जो चला गया चला गया, जो होना था वो होना है। हाँ। पर मैं आपको अपना बता रहा हूं कि मैंने क्या करना है। भाई ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जनरल एडवाइस है जो मैं करने वाला हूं और जो मैं अपने दोस्तों क्लाइंट्स को रेफर करता हूं, बताता हूं। अब उस क्लाइंट को, जैसे मैंने आपको बोला है कि मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है शॉर्ट टर्म के लिए, लोग ऐसे सोचेंगे, पर मैं ऐसा सोचता नहीं, मैं लॉन्ग टर्म थिंक करूं। मैं उसको बोला भाई गोल्ड में अभी पड़ा रहने दे, 10 महीने बाद हम इसको सेल करेंगे इफ वी हैव टू। अच्छा। तो मैं अभी गोल्ड में अगले 10 महीने और चुप करके बैठूंगा, 2-4 किलो और खरीदूंगा, उसके बाद देखूंगा भाई करना क्या। 10 महीने में कुछ नहीं करने वाला, लेके आराम से बैठूंगा। सिल्वर भी मैं आपके पॉडकास्ट पे गारंटी दे के जा रहा हूं, जो अगले 10 महीने में गोल्ड सिल्वर में रहेगा वो पैसा जरूर कमाएगा। अब इनका ये है कि आप इनसे पैसे लेना ताकि मेरे बैंक अकाउंट में पहुंचवा देना, है ना। एक तो गोल्ड सिल्वर आपका सॉलिड करेंसी है और प्लस एसेट है, आपको उसको डिफरेंट टाइप से आप यूज कर पाते हैं। Correct. थोट में रख के आप कैश ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं आप, ठीक है, कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल जाता है। Correct. अगर आपके पास 1 करोड़ गोल्ड है जी, और आपको प्रॉपर्टी लेनी है 1 करोड़ की, और उसके आपको अगर जल्दी एग्जिट लेना है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आई थिंक तो गोल्ड एक अच्छा ऑप्शन है कि आपको तुरंत कैश मिल जाता है। लिक्विडिटी जो गोल्ड में हाँ, आपको मिलती है हाँ, और सिल्वर में मिलेगी, वो आपको प्रॉपर्टी में कई बार नहीं मिलती। नहीं मिलती है, हाँ। और ये गलती वो लोग करते हैं जो गलत जगह पे प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, उसके लिए प्रॉब्लम है ये। जब आपको नहीं पता होता कि प्रॉपर्टी कब खरीदनी चाहिए, कहाँ खरीदनी चाहिए, ये उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट अगेन ये डिफरेंट टॉपिक है, दिस इज एग्जैक्टली। बट हम जिसको कंपेयर करते हैं, जो स्मार्ट लोग होते हैं भाई, जिन अमीर लोग, भाई आज तक ना मैं 723 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस कर चुका हूँ। वो मेरे हाथ से ट्रांजैक्शंस हुई हैं जिसमें मैं खुद इन्वॉल्व था। 723 करोड़, जिसको $127 मिलियन में मैं आपको अगर कन्वर्ट करना तो, ठीक है। तो मेरे को पता है कि भाई कहाँ खरीदना, कब खरीदना, कब नहीं खरीदना, किसको टच करना, किसको नहीं टच करना। तो अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस है तो वो तो ठीक है, नहीं है तो फिर मत करो, सबके बस की बात नहीं है। ओके। ये जो वाइट हो रही है ना दाढ़ी, ऐसे नहीं हुई है। ठीक है। सो प्रॉपर्टी पे आते हैं। जब आपने बोला है कि प्रॉपर्टी, मुझे लगता है कि डॉक्टर एंड वकील 2 ऐसे लोग हैं जो कि ना बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं करते हैं, डरा के रखते हैं। हाँ जी। ऐसे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट भी डरा के रखते हैं। हाँ जी। वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि बायर सब जाने,
कोई नई बात नहीं है भाई ये। बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन है। करेक्ट। सो प्रॉपर्टी पे तो बात करने को तो बहुत सारी है, रेरा है, लोडिंग है। आप समझिए कि सडन आप किसी एरिया का कोई एक्स वैल्यू है, एक साल बाद उसमें जस्ट डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। आई डोंट नो फेक इन्वेस्टर की वजह से होता है, रियल इन्वेस्टर की तरफ से होता है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं। करेक्ट। बट इस पॉडकास्ट में हम इट्स ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट बात कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे हम जी लोग। एक फॉर्मूला है 1% 99%। जी ठीक है, बिकॉज आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में। तो जितने भी व्यूअर्स हैं, वो चाहे बिजनेस ओनर हो या कोई जॉब करने वाले हो, लोअर मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, कोई भी हो, थोड़ा प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में हम बात कर लें। अब जैसे कोई नया नया प्रॉपर्टी जब लेता है तो उसका बड़ा इमोशन हाई होता है करेक्ट। कि जी हमारा घर है, पहला घर ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें वो ना चेक नहीं करता है, वो तो फटाफट रेट मिला, लोन कराया और जी ले लो। इनको पता मैं क्या बोलता हूँ? हाँ, गरीब। अच्छा, मानसिक कर ली, मतलब माइंडसेट गरीबों माइंडसेट वाला। से गरीब। हाँ ठीक है। क्योंकि जिसके इमोशंस उसको रन करते हैं वो मेरे हिसाब से गरीब है। ठीक है। आपको पता है, अंदर से आवाज आ रही है यार नहीं लेना, पता है कि इन्वेस्टमेंट बढ़िया नहीं है, पता है कि इससे ज्यादा पैसा मैं कहीं और कमा सकता हूं, पता है कि अगर मैं अपार्टमेंट से अच्छा कोई लैंड खरीद लूं टीयर 2 टीयर 3 सिटी में वो मेरे को ज्यादा पैसा दे देगी। पर इनको मैं बोलता हूं मूर्ख और गरीब, क्योंकि ये अपने इमोशंस को लेट करते हैं, कि वो ड्राइव करते हैं उनके इमोशंस, इनको ये इमोशंस को ड्राइव नहीं करते। इमोशन को ड्राइव करता है। गरीबी का जो पहले सबसे बड़ा हम्म साइन पता है क्या है? उनके इमोशंस उनको रन करते हैं। पता क्यों? इमोशन से क्या होता है? वो इमोशन से क्या होता है भाई, जिन चीजों को उनकी जरूरत भी नहीं होती वो उनको भी खरीदते हैं। हाँ। वो खाम खा के आईफोन खरीदेंगे दिखावा करने के लिए, वो खाम खा की गाड़ियां खरीदेंगे, वो खाम खा के घर खरीदेंगे, सब बकवास, जरूरत नहीं है। पर बिकॉज वो गरीब हैं और उनके इमोशंस उनको रन करते हैं, इसलिए वो पूरी जिंदगी गरीब रहेंगे। जिनको गरीब नहीं रहना है, मान लो, जी। क्या ऐसा करते हैं जिनका डिफरेंट साइड होता है इन्वेस्टमेंट को लेके? जी। मान लीजिए इसी को हम अलग कर देते हैं। करेक्ट। फर्स्ट घर है, फर्स्ट सब कुछ है, बट इमोशन नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट कैसे करते होंगे? भाई उसको लैंड खरीदना चाहिए टीयर 2 टीयर 3 सिटी में, और उसके ऊपर घर डालो ताकि आपकी रेंटल इनकम स्टार्ट हो। लैंड खरीदो, उसमें 2-3 फ्लोर डालो, ऑब्वियसली ऐसी जगह पे खरीदना जहाँ पे आपका रेंट भी हो जाए। अच्छा। हाँ, दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। अभी भी मैं रेंट कर रहा हूँ, 7 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज है मेरे पास, जो 15 प्रॉपर्टीज बनेंगी। ऑलरेडी मेरे पास 10 घरों का अप्रूवल है ऑस्ट्रेलिया में, और कुछ न्यूजीलैंड में भी है, जो 15 प्रॉपर्टीज बनेंगी। अभी भी मैं रेंट कर रहा हूँ। अच्छा, आप रेंटल भी एक बहुत अच्छा आरओआई इन्वेस्टमेंट है जो कि एब्सोल्युटली लॉन्ग टाइम आपको दे रहा होगा है वो। गरीब माइंडसेट यही होता है। ओके। अमीर लोगों के साथ जिनके साथ मैं काम करता हूँ, तो इसलिए अगर आप गरीब हो तो इस पॉडकास्ट को मत देखो, ये आपके समझ के बाहर है, क्योंकि आपको इमोशंस रन करते हैं, और आप इमोशनल आदमी नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ। जिसको पैसा बनाना वो मेरे से, वो मेरी बात सुने, जिसको नहीं बनाना वो इसको अभी बंद करे और अब जा सकता है वो। हाँ, गरीब अमीर ये पैसों पे नहीं बोल रहे हैं, ये मानसिकता की बात हो रही है भी। आगे बताइए। आपका पॉडकास्ट बंद कराऊंगा मैं। दिल पे ले लेंगे सब। हाँ, लेने तो दिल पे यार। हाँ। अच्छा। लेना चाहिए भाई दिल पे, क्या प्रॉब्लम है भाई? दिल पे नहीं लेंगे तो कुछ करेंगे नहीं। ये भी बात है, पॉइंट है। दिल पे नहीं लेंगे तो कुछ करेंगे नहीं। मैं आपको कल ही बता रहा था ना, कल रात की बात, कि अब वही लोग जो हमें आज से पहले पूछते नहीं थे 10 साल, वही जब वो मेरे को मिलते हैं, जब मैं घर से बाहर निकला था अपने चाचे के लड़के के साथ कल रात को, तो कहते ओह भाई आया है, भाई आया है। ऑस्ट्रेलिया से भाई आया है। सो भाई अगर आपको मेरी बात चुभ रही है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ जिंदगी संवार लो, ज्यादा बढ़िया रहोगे। बोलता मैं तीखा ही हूं, पर देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। ग्रेट। चलिए, एक पॉइंट हुआ कि लैंड ले लो, लैंड ऐसी जगह लो जहां आप रेंट आउट, मतलब कंस्ट्रक्शन करके रेंट आउट कर पाओ आप। जी। 2 ऑप्शन है, अगर मान लो किसी के पास, एक तो वो रेंट के घर में रह रहा है, जी।
तो पहला इन्वेस्टमेंट पहले वो रहने के लिए करे, या पहला इन्वेस्टमेंट कोई लैंड दे के कंस्ट्रक्शन करा के रेंट आउट करे? रेंट आउट भाई। अच्छा, अमीर लोग यही करते हैं। अगर आपको गरीब रहना है फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर अगेन जो आपको करना है वही लो, अपार्टमेंट लो, घर लो, जो मर्जी करो। अगर आपको अमीर बनना है तो अमीर जैसे सोचना भी पड़ेगा। तो सोसाइटी ये भी तो कहेगी यार खुद तो रेंट पे रहते हो और तुम लैंड लेके घर बनवा रहे हो दूसरों के लिए, सोसाइटी पहले खुद आपका के लिए लोन दे लो। रही है भाई? हाँ? सोसाइटी आपका लोन दे रही है? नहीं, क्या सोसाइटी आपके बच्चे कहने के पाल लिए तो रही है। हाँ जी। सोसाइटी कहने के लिए है। हाँ। लोग पहले यही बोलते सर भैया खुद का घर है या रेंट का घर है। जब आप बड़ी बड़ी बातें करते हो और घर रेंट पे रहते हो तो उनको ये लगता है यार या तो बड़ी बातें गलत है। जी। क्यों, एक मिनट, क्यों बड़ी बातें क्यों गलत है? नहीं, वो आप जो मानसिकता की बात कर हाँ रहे जी, हैं जी, उस मानसिकता वाले तो यही समझेंगे ना, करेक्ट। क्योंकि बड़ी बातें उनको समझ में आती है। अगर खुद का घर है और फिर बड़ी बातें कर रहे हो तो रिलेट करते हैं। जी। यस यार, ये सोसाइटी जो हमारी बनी हुई है, बट हम अभी रेंट के घर में रह रहे हैं और बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी यहाँ है जी, वहाँ है, वहाँ है, तो उनको लगता है यार कि बंदा फेंकू तो नहीं है भाई मतलब ये मैं ना ना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इंडियन सेंटिमेंट Absolutely। मतलब ठीक है। अगर आपके बच्चे वो पाल रहे हो, हाँ अगर आपके खर्चे वो उठा रहे हो, हाँ या अगर आपको पैसे वो दे रहे हो, तो आपको बंदा कोई कंट्रोल कर सकता है। तो अगर आपको लो क्लास रखनी है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए नहीं है, आप जा सकते हो। हाँ। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने पैसा कमाना है, एक्सट्रीम प्रैक्टिकलिटी है। यहाँ इमोशनली आपको ब्रेक नहीं होना है मिला जुला के ना, एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि आपको तो पैसा बनाना है। कल बिल्कुल। को आप रेंट आउट कंस्ट्रक्शन करवा के रेंट आउट करोगे, महीने का इनकम अगर 1-2 लाख रुपए होगा तो फिक्स इनकम होगी आपकी ना। भाई आज तक हाँ मेरा जो मेंटोर है ना भाई, उसकी वैल्यू, सॉरी उसकी वर्थ जो है ना 100 मिलियन के आसपास है। ठीक है, डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, रुपए नहीं है। फिर डॉलर ठीक है। याद करवाना पड़ता ना इनको। भाई उसने ना फाइनली जब अपना घर लिया था ना, आज से मेरे ख्याल से 7 साल पहले उसने घर लिया था। वो उसने घर इसलिए खरीदा था क्योंकि उस पे जो एप्पल फार्म्स वो लगा सकता था, और उसने 2 घर और वहां पे ऐड करके उसकी इनकम इतनी आ रही थी उस घर से कि उसको 1 रुपया भी अपनी जेब से डालना नहीं पड़ रहा था। अमीर हमेशा ये सोचते हैं कि इस पैसे को मैं डबल, ट्रिपल या कैश फ्लो कैसे क्रिएट करूं। गरीब, अरे नहीं यार जूता ये वाली ले लेता हूँ, अरे यार ये गाड़ी ले लेता हूँ। अरे भाई लोन पे गाड़ी लेने का कोई फायदा नहीं है भाई, कैश पे। कैश। क्या हो गया, स्कूटी चला लो, क्या हो गया? जब तुम्हारे पास पैसा आएगा ना पर, तब लोग तुम्हें पूछने आएंगे तभी आएंगे कि भाई अब मेरे को बता क्या किया। कि क्या किया। जो मेरे कजन्स जब हम गरीब थे या ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट था, जब मैं 18 साल का था, वो हमें पूछते नहीं थे। और या इंडिया आने से पहले इस बारी वो ही मेरे से पूछ रही थी कि भाई मेरे को बता कि मेरे को क्या खरीदना है। तो अगर आपको लोग पागल कह रहे हैं तो मतलब आप कुछ बढ़िया कर रहे हो। अगर आपको लोग, यार लोगों ने तो बकवास करनी है, अनटिल अनलेस वो आपके घर के बिल पे कर रहे हो ना, आप उनकी बात नहीं सुनना चाहिए। क्योंकि इंडिया के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं कुछ ऐसा बोलने वाला हूं कि शायद आपका पॉडकास्ट बंद हो जाएगा। कोई बात नहीं, बोल दूं? बोल दो भाई जो बंदा, दोबारा सोच लो, बोल दूं? 200% सर, पॉडकास्ट बंद हो जाएगा आपका। कोई बात नहीं। जो बंदा अगले 10 साल में इंडिया में रह के गरीब है, वो उसकी प्रॉब्लम है। ट्रू, मैं प्रॉपर अलाइन हूं इस बात से। वो उसकी प्रॉब्लम है, उसकी माइंडसेट की प्रॉब्लम है। अगले 10 साल में अगर आप रह के गरीब हो तो वो आपकी प्रॉब्लम है। अग्री, ट्रू। मैं ये अपने टीम को ही बोलता हूँ। आई एम ऑल्सो फ्रॉम, हम लोग ऐसे गांव से है। हाँ मेरे को पता, वाराणसी। हाँ जी, जहाँ मैं आपको बोल रहा था कि जी। मेरा तो यही था कि यार मुझे ना 50,000 सैलरी हो जाए, कभी हो जाएगा। करेक्ट। तो दिस इज आवर पीक, यही सब कुछ है, बिकॉज हमारे आइडियली वही होते हैं। बट थोड़ा सा बाउंड्री हमने क्रॉस किया, थोड़ा सीखा। देखो लाइफ में मेंटोरशिप और ट्रेनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझसे अगर कोई रेसिपी पूछे तो आपके पास मेंटोर होना बड़ा ज़रूरी है। और लर्निंग, कीप लर्निंग, कंटिन्यू। सीखना बंद कर दिया आपने, समझना बंद कर दिया, तो वैसे आप हार गए। और आपके बात से बिल्कुल मैं
अलाइन हो कि जो 10 साल तक भी गरीब है सो उसकी प्रॉब्लम है, ना कि इंडिया, क्योंकि इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है भाई। अभी तो बहुत अपॉर्चुनिटी है सर। आप एआई की बात करो, कंस्ट्रक्शन की बात करो, नोएडा जब मैं आया था, अभी मैं देख रहा हूँ इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है। पहले प्रॉपर्टियां बिकने में सालों लगा करती थी, आज महीनों में सोल्ड आउट वो डिक्लेयर कर देते हैं कि ये करेक्ट। टावर हाँ सोल्ड आउट है। अब मैं ये सोचता था यार इतनी कहाँ से आ रहे हैं लोग। अच्छा, कोविड के बाद से कहाँ से पैसा आ गया इतना। एक्चुअल में पैसा नहीं आया भाई कोविड के बाद। मतलब देखिए मेरा जो अपना कि कहाँ से पैसा आया, करेक्ट। लोग या तो पहले खर्च नहीं कर रहे होंगे, अब खर्च कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि मॉल में गोल्ड इतना महंगा हो गया। जी। इस बार दिवाली पे इतना खर्च किया है इंडिया ने, इतना खर्च किया है। मैं गोल्ड का कहीं न्यूज़ सुन रहा था कि अच्छा गोल्ड खरीदा लोगों ने। सो कितना इन्वेस्टमेंट को लेके वो क्लैरिटी इंडिया में आई है। अब आप बताइए कि जो आप ये कह रहे थे अभी कि पैसा बढ़ा नहीं है, क्या हुआ आपके हिसाब से। सो भाई कोविड में क्या हुआ था कि कोविड में पूरी दुनिया में मनी प्रिंटिंग हुई थी। ठीक है सर। तो एक्चुअल में महंगाई नहीं हुई है गरीबों, सुन लो। जस्ट बिकॉज आप सिस्टम को नहीं समझते, आपको लगता है महंगाई हुई है। ओके, प्लीज क्लैरिटी दीजिए इसमें। क्लैरिटीज में ये है कि जब आप पैसा प्रिंट करते हो तो वही पैसे की आपकी जो वैल्यू है वो गिर जाती है। सो वही जो चाय 10 रुपए की पीते हो वो 15 की है। या आप आरबीआई पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो। पूरी अराउंड द वर्ल्ड प्रिंटिंग हुई थी, जैसे ठीक है। वेस्टर्न वर्ल्ड में हुई। हाँ। उसमें क्या होता है, हमेशा हमेशा और हमेशा हिस्ट्री उठा के देख लो, चाहे वो यूके की हिस्ट्री, चाहे वो यूएस की हिस्ट्री, चाहे वो जर्मनी की है, किसी भी वेस्टर्न वर्ल्ड की, वेस्टर्न कंट्रीज की आप हिस्ट्री उठा के देख लो, 95% ऑफ द टाइम दे विल डी वैल्यू देयर करेंसी, हम्म। क्योंकि नेक्स्ट स्टेज भी है उसकी। तो नोटबंदी भी प्रॉपर स्ट्रेटजिक मूव था। 100%। हम्म। पेटीएम उसी टाइम पे क्यों आया था? हाँ, बाद में ये इसका यूपीआई का पता चला कि आज तो सारा जितना बैंकों के पास पैसा है और जिस हिसाब से बैंक लोन दे रहा है, ठीक है, सब कुछ तो बैंक के पास है इस टाइम पे। करेक्ट। पहले लोग रिजर्व करके रखा करते थे, पता ही नहीं था। अब जब सर्कुलेट ही नहीं होगा मनी तो कहाँ से चीजें होंगी। करेक्ट। तो सो अब उनको समझ आ गया कि पैसा अकाउंट्स में रख के हम्म। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसको डी वैल्यू हो रहा है। हाँ हाँ। इसीलिए वो जो पैसा ब्लैक था वाइट था, अब वो निकल के आ रहा है। पैसों की बात कर लेते हैं एक बार। करेक्ट। मान लो किसी अकाउंट में 5 लाख रुपए है, जी। एवरेज 5 लाख रुपए है, 2 से 5 का ब्रैकेट लेते हैं, ठीक है। उसको किन छोटे इन्वेस्टमेंट में ध्यान देना चाहिए रेगुलर। बुरा लग जाएगा आपके ऑडियंस को, पर बोल देता हूँ, क्योंकि डरता तो मैं नहीं हूँ, थोड़ा ऐसा ही हूँ मैं, है ना, थोड़ा टेढ़ा ही हूँ मैं। क्योंकि आप चले जाओगे ऑस्ट्रेलिया, रहूंगा तो मैं यहाँ। ठीक है, बोलो। आपका पॉडकास्ट बोलो तो आगे सर, जाऊंगा। बोलो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई जिसके पास 2 से 5 लाख रुपए है ना, हम्म। उसको सबसे पहले इस पे खर्च करना चाहिए। ओके, ठीक है। भाई सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो बंदा कोई भी कर सकता है वो ये है, जब आपने इसको ठीक कर लिया हम्म। तब आपका सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये ही ठीक नहीं है। भाई मैं आज किसी से बात कर रहा था, पोटेंशियल क्लाइंट है, बहुत डॉक्टर्स हैं, बहुत तगड़े, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में रहते हैं वो, बहुत उनकी ज़बरदस्त सैलरी, सब कुछ बहुत बढ़िया। तो उनसे मैंने पूछा भाई आप करना क्यों चाह रहे हो, ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग करनी क्यों है आपने, क्या मकसद है आपका, अच्छे खासे पैसे कमा रहे, सब कुछ कर, मैं मकसद क्या? कह रहे भाई हमें पैसिव इनकम चाहिए। मैं ठीक है, कोई बात नहीं, पैसिव इनकम चाहिए, बढ़िया बात है। मैं कितनी चाहिए? कहता भाई $15,000 की हमें पैसिव इनकम चाहिए। 15,000 का मतलब कुछ 7.5 लाख रुपए पैसिव इनकम हमें महीने की चाहिए। हाँ भाई ज़िंदगी से अच्छी गुजार सकते हैं। ठीक है जी। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा डॉक्टर्स हो, बड़े स्मार्ट हो, आपको पता होना चाहिए, और आपको शायद पता भी होगा, शायद मैं गलती भी हो, कभी आपके हिसाब से ये जो पैसिव इनकम 7.5 लाख रुपए की है वो कितने लोगों के पास होगी ऑस्ट्रेलिया या वर्ल्ड वाइड? तो एक डॉक्टर, तो दोनों डॉक्टर थे, हस्बैंड और वाइफ दोनों डॉक्टर हैं। जो भाई लड़का था वो कहता भाई कुछ 5% के पास, और जो लड़की थी वो कहती भाई 10% के पास। दोनों डॉक्टर्स हैं, स्मार्ट है, पर मैंने उनको बोला एक्चुअल में 1% लोगों के पास है वो सिर्फ। सो द पॉइंट इज कि आप क्यों कर रहे हो, आपको समझ भी है, आपको क्लैरिटी भी है भी हम कर क्यों रहे हैं।
इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जिसके पास क्लैरिटी नहीं है कि भाई मेरे को करना क्या है और करना क्यों है, उसको कोई फायदा नहीं है। सो आपके पास कोई रोड मैप ऐसा है, मान लीजिए किसी कोई आप तक अप्रोच करता है जी कि मुझे 5 लाख रुपए का अपना पैसों इनकम जनरेट करना है पर मंथ, जी, सो आज से मेरा क्या स्टेप होना चाहिए इन्वेस्टमेंट को लेके? बहुत ज़बरदस्त तो क्वेश्चन। आप का क्या सजेशन होगा जी कि उसने अपना अपना एंड गोल बता दिया कि करेक्ट 5 लाख रुपए, 3 से 5 का ब्रैकेट अगेन लेते हैं जी कि 3 से 5 में सब आ जाएंगे। करेक्ट तो 3 से 5 का पर मंथ अगर इनकम हो गया तो एक तो ये उसको ना वो जो रिस्क वाला फैक्टर है जॉब का, बिजनेस का, जी चला गया तो लोग पर्सनल लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, घूम नहीं पा रहे हैं, पैसों का एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, अगर पैसे है भी तो 3 से 5 का अगर हमें फिक्स इनकम जनरेट करना हो तो क्या मूव होना चाहिए? सो भाई आपने जो क्वेश्चन पूछा बहुत ज़बरदस्त है। हमारे पास ना एक प्रॉपर्टी प्लानिंग टूल हमने बनाया है, ठीक है। जिसमें मैंने उन डॉक्टर्स को भी पूछा था भाई आपने वो कॉल, हमने उनको, मेरी टीम उनको मेरी कॉल से पहले उनको एक कॉल भेजती है, लिंक है यूट्यूब पे, वो उसमें मैं एक्चुअल में क्लाइंट्स के साथ बात कर रहा हूँ जिन्होंने मेरे को बहुत क्लियर गोल दे दिया कि भाई मेरा जो गोल है $10,000 पैसिव इनकम का है अगले 5 साल में या 10 साल में। भाई हमारा जो प्लानिंग टूल है जो आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो spig.com.au पे जाके, सबके लिए हमने रखा हुआ, अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दोगे भाई, अगर आप उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दो मैं आपको बता सकता हूँ भाई आप कौन से मंथ में रिटायर हो सकते हो। ओके, ग्रेट। उसके लिए मैं आपको बता सकता हूँ भाई आपको कितनी प्रॉपर्टी चाहिए, उसका क्या रेंटल यील्ड होना चाहिए, उसकी क्या ग्रोथ होनी चाहिए। बेस्ड ऑन दैट मैं आपको बाय द मंथ बाय द ईयर बता सकता हूँ कि आप कब रिटायर हो सकते हो और आप कब 3 से 5 लाख की पैसिव इनकम अचीव कर सकते हो। सो गोइंग बैक टू द सेम भाई, सबसे पहले जिसके पास 2 से 5 लाख का रेगुलर पैसा पड़ा है उसको सबसे पहले इधर करना है, इधर इन्वेस्ट करना है, बाकी सब भूल जाओ। जब आपका ये ठीक हो जाएगा आपको पता है कि भाई नौकरी से मेरा काम नहीं चलने वाला, क्योंकि नौकरी का यही है, सब्जी बदलती है बाकी कुछ नहीं होता। ठीक है। और आज का भारत या आज का वर्ल्ड तो स्किल ड्रिवन है। अगर आप स्किल आपके पास नहीं है, माइंडसेट नहीं है, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, जी वो नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर एब्सोल्युटली तो नॉट। फिर आप बस ये एक कहावत है किसी ने कहा था कि नॉर्मल लोग 80% लोग कैसे हैं कि गरीब। एक एक टाइम लंच, 2 टाइम पंच और जिंदगी है टंच। बस ऐसा ही है बस। ठीक है, वो सब कुछ चल रहा है। अब मुझे लगता है बैरियर तोड़ना है तो केवल आप ही तोड़ सकते हो, कोई तोड़ने नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा भाई। ठीक है, तो यू आर डिस्ट्रॉयर ऑफ योर सेल्फ एंड यू आर मेकर ऑफ योर सेल्फ। Absolutely. आप ही सब कुछ हो। आपके इसी क्वेश्चन में कनेक्टिंग सवाल आया है कि मान लीजिए किसी के पास पैसा है, उसको इन्वेस्टमेंट का सेंस भी है, वो इन्वेस्टमेंट फ्रिक्वेंट करते भी हैं। सो अभी इंडिया में ही कर रहे हैं लोग। सो अब मैं अपना बता दूं, जी। मेरा अपना इन्वेस्टमेंट सेंस हाँ क्या जी, है। हमने ऑफ मार्केट, हाँ, सॉरी ऑफ सेंस क्या कैमरा है वाली बात करी थी। कि पहले मुझे ये लगता था कि यार आप ये खरीद लो, ये खरीद लो। मैंने बहुत टाइम बाद कोई कॉमर्शियल वो खरीदा, इन्वेस्टमेंट किया, बट उसका ग्रोथ जो मैंने देखा वो अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, तो क्या आज भी लोगों को कॉमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए पहले, या पहले रेजिडेंशियल में या प्लॉट में? इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन है ना भाई, ये डॉक्टर्स ने भी पूछा था जिनसे मैं बात कर रहा हूँ आपकी, उन्होंने भी मुझसे पूछा भाई हमारे पास इतने पैसे पड़े हुए हैं हमें क्या करना चाहिए। भाई जब हम लेवरेज की बात करते हैं, लेवरेज का मतलब है कि भी हम कितना बैंक से लोन ले सकते हैं। ओके, ठीक है। जब भी कोई बंदा प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर रहा है उसको यूजुअली रेजिडेंशियल खरीदनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप उसमें आपको लोन थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है एज कम्पेयर टू कमर्शियल। 70-80% मिल जाता है। करेक्ट, 80%। कुछ कई बैंक तो थोड़ा सा और जो आप जुगाड़ लगाओ तो सबको पता है होता है, राइट। ये आपको कमर्शियल में नहीं मिलेगा। कमर्शियल में आपको यूजुअली थोड़ा सा ज़्यादा डिपॉजिट करना पड़ता है, 50-60% मिलेगा करेक्ट। केवल। हाँ, तो इसी करके जो भी बंदा अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है उसको हमेशा पहले 2 फेज हैं भाई, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के 2 फेज होते हैं। नंबर 1 होता है एक्विजिशन फेज। एक्विजिशन फेज मतलब है जो मैं आपके टूल के बारे में, हमारे टूल के बारे में बात कर रहा हूँ। आप मेरे को गोल बता दिया, मैंने आपकी स्ट्रैटेजी क्रिएट कर दी या मेरी टीम ने कर दी। आपको 3 से 4 प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल के तौर पर लेना हो, 3 से 5 लाख की है, हम उनको बता देंगे भाई आप इसको ना, इस गोल को आप 3 से 4 तरीके से अचीव कर सकते हो, 3 डिफरेंट स्ट्रैटेजी से। सो एक है भाई
जिसमें आपको भाई सिर्फ 3 प्रॉपर्टी चाहिए और आपको 3 लाख जिसका लाख रुपए आता हो तो वो हो जाएगा, ठीक है। दूसरी स्ट्रेटजी ये है, तीसरी स्ट्रेटजी ये है। सो द पॉइंट इज कि जब तक आपको नहीं पता, जो पहला फेज था कि भाई एक्विजिशन करो, जितनी प्रॉपर्टीज आप खरीद सकते हो खरीदो, ठीक है। क्योंकि जो सेकंड फेज होता है जो पैसिव इनकम अचीव करने का, उसको होते हैं हम डेट रिडक्शन फेज। पहले जितनी प्रॉपर्टीज आपको चाहिए होंगी, हमने स्ट्रेटजी क्रिएट कर दी, इतनी प्रॉपर्टी हमें चाहिए, बेस्ड ऑन दिस स्ट्रेटजी हम पहले वो खरीदेंगे। फिर डेट रिडक्शन फेज में उसमें लोन कम करेंगे ताकि जो आपकी पैसिव इनकम है आफ्टर जो आपका लोन या खर्चा है उसके बाद आपको आनी शुरू हो जाए। सो 2 फेज है, ज्यादा एक्चुअल में है नहीं है। कमर्शियल में जिसको ये बात समझ आ गई ना भाई, शायद वो मिलियनेयर बन सकता है। पर आधे से ज़्यादा लोग बस एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं कि भाई क्या बोलने वाला है, ये है वो। भाई जो बंदा कमर्शियल पे मूव नहीं करेगा ना, वो कभी में एक्चुअल वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएगा। ओके। रेजिडेंशियल में आप पैसे कमा लोगे, पर जो एक्चुअल वेल्थ है वो आप कमर्शियल पे ही अचीव कर सकते हो। जो मेरा मेंटर है ग्रैम फाउलर, उसको भाई $1 मिलियन की पैसिव इनकम आती है। $1 मिलियन की पैसिव इनकम आती है हर साल की। उससे मैंने आज से 6 साल पहले क्वेश्चन पूछा, मैं कहा ग्रैम मेरे को पता तू बहुत बढ़िया माइंडसेट वाला है, तू कंप्लेन नहीं करता, बहुत शुक्रगुजार है मालिक का कि भाई जो भी मेरे को मिल रहा है। कंप्लेन नहीं करते किसी चीज की भी नहीं, ग्रेटिट्यूड रहता है। ग्रेटिट्यूड रहता है। ओके, ठीक है। मैं कहा मेरे को पता तू ऐसा ही है। एज 60 के आसपास, अर्ली 60 ही था, अभी 65-66 के आसपास होगी। तो भाई उनसे पूछा, मैं ग्रैम यार मेरे को पता तू ये सब नहीं करेगा, कंप्लेन नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, पर अगर तू कुछ चेंज कर सकता है तो वो क्या होगा? उसका आंसर था भाई उस टाइम पे ना उसके पास कम से कम 60-70 प्रॉपर्टियां थी। 60-70 प्रॉपर्टियां। कह रहा है जैज मेरे से एक चीज जो थी ना उसको मैं बढ़िया कर सकता था। मैंने कहा वो क्या था? कहते मैं पहले थोड़ा सा और अर्ली कमर्शियल में चला जाता। तो भाई साहब जब उसको समझ आई, उसने अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टियां बेचनी शुरू कर दी और अब उसके पास कुछ 2 होटल्स हैं, मतलब बड़े बड़े, और कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीदता है वो। सो जब जिस बंदे को 60-65 पे जाके ये समझ आई है, पर वो मेरे को बता रहा है कि भाई अगर होता तो ये करता, तो भाई उसको मैं सीख क्यों नहीं सकता? सो भाई जो एक्चुअल वेल्थ जो है वो कमर्शियल में है। क्योंकि अगर आपने 5-1 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर आपका रेजिडेंशियल है, वही 5 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर आपका कमर्शियल है, सो ROI, रेंटल ROI भी अगर आप बात करोगे रेंटल ना, तो कमर्शियल का बहुत ज़्यादा है। ऑफ कोर्स इवन अगर नोएडा में आपको 5 करोड़ के घर में रहना है तो 25-30 हज़ार के रेंट में आपको मिल जाएगा। क्या फायदा भाई, आप समझो। और वही अगर 5 करोड़ का आपको वो लेना है कमर्शियल। पर मैं आपको इधर रोकना चाहता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने बहुत बढ़िया टच करा है भाई साहब। ये जो 5-5 करोड़ के जो घर खरीद के 25-25 हज़ार रुपए में रेंट कर रहे हैं ना, इसका काम कुछ और था। वो ब्लैक मनी थी जिसको वाइट किया गया, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और बट जो रियल में ले लिए हैं, हाँ जी, जो रियल में ले लिया है 5 करोड़ का, मतलब 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट घर का, अब मान लो 50,000 का रेंट मानता हूँ मैं। कितना हो गया? 1%? 1% नहीं, वो 1% 1% कहा, 0.1%। वो 0.1%। हाँ, क्यों कोई ऐसा बंदा करेगा भाई? करते हैं सर ना, जो मैं ये नहीं कह रहा कि सब खराब है, बाय द वे प्लीज अंडरस्टैंड कर लो, मैं सबको खराब नहीं बोल रहा हूँ, पर यही तो तभी वो गरीब रह जाएंगे ना पूरी जिंदगी, क्योंकि जो वो ड्रिवन है, जिनका ये, आप देखो जब आप SIPs में या गोल्ड में अगर पैसा लगाते हो 10-12% आपका बनता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 12 भी तो बहुत टफ है। चलो मैं कह रहा हूँ 10% बनता है, 10% बनता है, 10% बनता है। यार कोई बंदा 0.1% क्यों लेगा भाई? यही तो प्रॉब्लम है सर ना, वो लग ही नहीं रहा है उनको तो लग रहा है कि इतने आ रहे हैं। हाँ, वो ये नहीं लग रहा कि EMI कितना दे रहा हूं मैं। तो भाई ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, वो ज्यादातर वो वाले जो घर होंगे ना, हाँ। एक उनके ना जो उनका इमोशन सेटिस्फेक्शन था ना जी, कि 5 करोड़ का कर लेना, हाँ, वो सेट हो गया कि यार चलो ठीक है, कुछ भी मैं दे रहा हूँ, लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए EMI दे रहा हूँ, 50 आ रहा है तो लाख जेब से जा रहे हैं, लेकिन मेरे 5 करोड़ का प्रॉपर्टी तो बन गया। ये सोच है।
भाई इसको मैं अगेन मूर्ख और गरीब लोग बोलता हूँ। ये नहीं करना चाहिए। भाई पैसा आपका बन ही नहीं रहा ना। अब 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसको कितना पहुंचा लोगे आप, कितना पुश करोगे उसको? मतलब अगर हाँ, अगर अगर वो ऑलरेडी डेवलप्ड है एरिया तो कितना ही कितना जाएगा कर रहा वो। हो? हाँ, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। 6.5 हो जाएगा। यार मैं तो उधर लगाऊंगा भाई जो आज करोड़ की है, मेरे को पता है भाई 4 साल 5 साल बाद उसमें 3 का बनना है। क्या प्रॉपर्टीज अगर आपके पास 3-4 हो, फ्रिक्वेंट बेचना खरीदना चाहिए उसको, वेरी गुड क्वेश्चन है या भाई। इमोशन के साथ कनेक्ट हो जाओ, यार मैं तो अर्ली ले लिया था नहीं बेचूंगा? सो भाई इतना जबरदस्त क्वेश्चन है ना। हमारा जब हम किसी को प्रॉपर्टी लेके देते हैं ना, तो हमारा ना उसके बाद फॉलो अप कॉल होता है क्लाइंट्स के साथ। ठीक है। उसमें हम मेक श्योर करते हैं, ये जो हमारा एसओपी बना होता है, जो जो हमारा एसओपी कंपनी का बना हुआ कि इस कॉल में क्या क्या डिस्कस होगा, भाई उसमें मेक श्योर होता है कि भाई अगर वो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो उनको दोबारा में कानों में डालना होता है। उनको टीम का काम है कि भाई ये प्रॉपर्टी हमने 12 महीने बाद बेचनी है। अच्छा। क्यों? क्योंकि भाई जो अब मैं बोलने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ गए तो ये बिजनेस में भी बढ़िया कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में भी बढ़िया कर सकते हैं। क्योंकि अमीर लोग ऐसे सोचते हैं, ज़्यादातर तुम नहीं सोचते ऐसे, इसीलिए तुम गरीब हो। एग्जिट पहले सोचना है। ओके। ये प्रॉपर्टी या ये जो मैं खरीद रहा हूं, इसका मेरे को करना क्या है? अगर आपके पास वो एग्जिट स्ट्रेटजी क्लियर नहीं है कि भाई ये मेरे को 12 महीने बाद बेचना है, देन तो कोई फायदा नहीं होगा। आपको पता ही नहीं है कि आप करना क्या, रखना है कि नहीं रखना। सो कोई भी प्रॉपर्टी लेनी है उसको ये सोचना है कि भाई इसका मकसद क्या है, इसको मैं ले क्यों रहा हूं। इसको मैं ले रहा हूं जस्ट बिकॉज मेरे को इसको बेचना है कि इसको मेरे को रखना है। तो जब तक उस बंदे को क्लैरिटी नहीं होगी तो वो गलत प्रॉपर्टी बेच सकता है। और खरीदना बेचना कोई खराब बात नहीं है, मेरा रोज का काम है, मैं खुद ही करता रहता हूँ। पर मेरे को पता होता है कि ये मैं जो डेवलपमेंट कर रहा हूँ या ये जो प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ, मेरे को इसमें से 2 बेचने हैं, 3 रखने हैं, या इसमें से 3 रखने हैं, 2 बेचने हैं। और आप ये भी तो है ना कि अगर मान लो आपकी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है जी, उसमें अगर आपने उसको बेचा, फिर आप वहाँ पे पैसा लगा रहे हो जो जो एरिया डेवलप हो रहा है, और आपको पता है 1 साल में यार बढ़िया आरओआई दे के जाएगा ये, तो फिर वही पैसा आपका फिर से इन्वेस्ट किया, फिर से बेचा। भाई प्रॉब्लम पता क्या है? 90% लोगों की प्रॉब्लम पता क्या है? वो ना कल अमीर होना चाहते हैं। हाँ, ये तो आज ना बच्चों की भी प्रॉब्लम है सर। वो ना एक क्लिक में, जैसे पिज़्ज़ा आता है वो ऑर्डर कर देते हैं, उनको लगता है ना एक क्लिक में शादी हो जाए, एक क्लिक में बच्चे हो जाए। जिस दिन ना अगर कोई टेक्नोलॉजी ये निकाल दे कि 3 महीने में बच्चे हो जाएंगे, कुछ भी अमाउंट पे करने के लिए, आप देखना यूथ अरेंज करेंगे। इस समय इतना शॉर्ट टेम्पर्ड लोग हो चुके हैं, सब कुछ शॉर्ट, सब कुछ यूँ चाहिए, कुछ भी नहीं करना। मुझे लगता है ये तो महामारी बीमारी है, एक बीमारी है भाई, बहुत बड़ी बीमारी है। सबसे बड़ी बात पता है क्या? इनको अभी पता नहीं चल रहा कि नुकसान किसका हो रहा है। नुकसान तुम्हारा खुद का ही हो रहा है। बिकॉज पता क्या होगा भाई, जो चीज़ बहुत तेज़ी से आती है वो बहुत तेज़ी से जाती भी है। हाँ। तो अगर आपको लगता है कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं, भाई मैंने 10 साल का वनवास काटा था इन अ वे कि मैंने 10 साल में $70,000 सेव करके मैंने अपनी प्रॉपर्टी जर्नी शुरू करी थी। उसके बाद मैंने 4 प्रॉपर्टियां 18 महीने में खरीदी थी, क्योंकि मेरे को ग्रैम ने सिखा दिया था कि 18 महीनों में 4 प्रॉपर्टियां। और लगभग वैल्यू क्या होगा पर प्रॉपर्टी? पर प्रॉपर्टी का भाई कम से कम 2.5 करोड़ के आसपास वैल्यू होगा। तो आपने लिमिटेड फंड से ही रोटेट करके करेक्ट, किया या? लिमिटेड, एग्जैक्टली। मेरा सवाल इसी पे था। हाँ जी, हाँ जी, कि अगर आपको 5 करोड़ रुपए दे दिया जाए, करेक्ट, 5 करोड़ रुपए, जी, उसको 5 को 10 बनाना है मैं आपको। 500 बना दूंगा भाई। चलो मैं अभी एक मिडिल क्लास के हिसाब से 100% ग्रोथ मानता हूँ, जी। 5 से 10 करोड़ बनाना है, ठीक है। और आपको प्रॉपर्टी के बारे में सब कुछ पता है, आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग पता है आपको, करेक्ट। कितने टाइम में 5 को 10 बना दोगे आप? खुद करना है तो भाई ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, मेरे को लगता है कि मैं बहुत जल्दी कर दूंगा, कुछ 12 से 18 महीने में कर दूंगा। अब मैं चाहता हूँ ये स्ट्रेटजी आप बता दो कैसे करोगे। ये नहीं मैं बताऊंगा, सब कुछ मेरे से न मत लो आज। ठीक है।
क्योंकि भाई मेरे को पता है कि पैसा कैसे बनाया जाता है। पर हिंट दे देता हूँ उनको, हाँ हिंट दे दो आप। हिंट दे देता हूँ कि भाई 5 को आप 10 कैसे बना सकते हो 12 से 18 महीने में। हिंट दे दूंगा, समझ आ गई तो बहुत बढ़िया, नहीं आएगी तो गरीबों का कुछ भी नहीं हो सकता। देखो भाई, इन्वेस्ट प्रॉपर्टी में वहां करना चाहिए जहां पे आपको पता है कि अगले 5 साल में पैसा बनेगा। एस्टैब्लिश्ड एरिया में नहीं लेना। ओके। इमोशनल जो लोग हैं, जिनको मैं गरीब भी बोलता हूँ, वो क्या करेंगे भाई, उनके पास अगर 5 होगा ना भाई, वो पैसा उधर ही लगाएंगे। भाई मेरे को अपार्टमेंट चाहिए, मेरे को अपना घर चाहिए। इनका कभी नहीं बन सकता। ये अगर ये समझ गए तो 5 जो आप बनाओगे ऊपर से, उसका 10% मेरे अकाउंट में डाल देना। चाहिए नहीं है मेरे को, मैं मजाक कर रहा हूँ। बट दिस इज अ हिंट फॉर देम, इफ दे अंडरस्टैंड दैट। अगर वो प्रॉपर्टी को समझ गए, गेम को समझ गए, तो वो कर सकते हैं। प्रॉपर्टी बनाते वक्त, लेते वक्त, अगर आपके पास कैश है तो कितना % आपको कैश में डील करना चाहिए और कितना % लोन में करना चाहिए? लोन के अपने फायदे बताइए, कैश के अपने फायदे बताइए। चलो मैं फायदे क्या बताता हूँ, मैं लिव इन एग्जाम्पल बता देता हूँ, राइट। हाँ। गूगल के पास $100 बिलियन कैश पड़ा हुआ है। उनको क्या जरूरत पड़ेगी लोन लेने की? कभी सोचा आपने? एप्पल के पास अराउंड अबाउट 150 बिलियन डॉलर कैश पड़ा हुआ है। उनको लोन लेने की क्यों जरूरत पड़ेगी? आप जितने पैसों की बात कर रहे हैं ना, कैलकुलेटर में वो जीरो आएंगे नहीं। ना आए, इनके दिमाग में भी नहीं आएंगे। पर मैं जो बात करने की कोशिश कर रहा हूं वो ये करने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई उनको क्या जरूरत पड़ेगी ये सब करने की? व्हाई वुड दे डू इट? क्योंकि उनको गेम के बारे में पता है कि जो इन्फ्लेशन है, पहले भाई मेरे को ना 50 लाख लेना चाहिए इस एडवाइस के लिए, फिर बताऊंगा। नहीं मैं चलो कोई बात नहीं, 500 लाइक दे देंगे ये। 500 लाख दे देना, नहीं तो भाई हम नहीं करेंगे अगली। 500 लाइक में 1-2 क्लाइंट मिल जाएंगे आपको। एग्जैक्टली। दूसरा हम नहीं करेंगे क्योंकि मैं भाई साहब भी बात करते करके दूसरा करेंगे, मैं नहीं। सो भाई जो इन्फ्लेशन है ना, वो लोन पे भी लागू होती है, वो सिर्फ आपके कैश पे लागू नहीं होती। अगर आप आज 1 करोड़ का लोन ले रहे हो तो इंडिया में इन्फ्लेशन 7% है, तुम समझ लो कि आपका 7 लाख अगले साल तक खत्म हो चुका लोन से भी। अगर आप ये समझ गए तो आपकी जिंदगी बहुत सुखी हो सकती है। पर आप समझोगे नहीं समझोगे वो आप पे डिपेंड करेगा। थोड़ा और लाइट में समझाइए। और लाइट में समझाता हूं। आपको पता है कि इन्फ्लेशन क्या करती है कि अगर आपके पास 100 रुपए है तो उसकी जो वैल्यू है 1 साल के बाद 7% इन्फ्लेशन है, वो 93 रुपए रह जाएगी। हो जाएगी। यही फॉर्मूला जो है वो लोन पे भी अप्लाई होता है। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 करोड़ का लोन लिया, वो आज लिया 1 करोड़ का, अगले साल वो रहेगा 93 का, उसके बाद उसकी और वैल्यू गिरी जा रही है। लोन की भी तो वैल्यू गिर रही है ना भाई। लोन की वैल्यू गिर रही है। सो इन्फ्लेशन जो है वो दोनों जगह अप्लाई होती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें अप्लाई नहीं होती। और जब आप ये बात समझ जाओगे तब आप कभी भी अपने बैंक अकाउंट में पैसा नहीं रखोगे। आप क्या करोगे, आप उसका लोन लोगे, घर का लोन लोगे, प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग का लोन लोगे, कुछ भी लोगे, उसको आप ऑफसेट अकाउंट जिसको हम बोलते हैं, जिसमें मतलब है कि आप लाइन ऑफ ओवरड्राफ्ट, ओडी जिसको बोलते हैं हम इंडिया में, कि आपके घर के अगेंस्ट ओडी मिल जाता है, आप हमेशा पैसे ओडी में रखोगे। तब जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप उसको एक्सेस करोगे, उसको इन्वेस्ट करोगे और उसका जो मर्जी कर सकते हो। जो इंटरेस्ट है वो आप दोगे अपना। यार इंटरेस्ट है, क्या हो गया? पैसा भी तो कमा रहे हो ना, कमा भी तो रहे हो। अपॉर्चुनिटी भी तो दे रही है ना वो आपको। हर बंदा ना बस यही सोचता है कि यार आया इंटरेस्ट। अरे भाई आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है पैसा डबल करने का, ट्रिपल करने का, वो आपको मिल सकता है। घर क्या दे रहा है आपको? कुछ भी नहीं दे रहा। अभी मैं बता दूं, अभी कल मैं और मेरी वाइफ डिस्कस कर रहे थे जी। हमने कभी कुछ 2.5 करोड़ का प्रॉपर्टी लिया है, तो बट हमने अच्छे टाइम पे लिया था, अभी वो 3.5 करोड़ का हो गया केवल 8-9 महीनों में। अब हमने क्या सोचा, अब ये बताना सही है गलत, मैं ऑन कैमरा पूछ रहा हूँ आपसे, सो दैट इनके लिए केस स्टडी हो जाए। डन ब्रो। कहाँ पे खरीदा था फिर? थोड़े और भी क्वेश्चन पूछ लेता ना। नोएडा में। नोएडा में, ठीक है। भूटानी ग्रुप। ओके, हाँ हाँ, बड़े ठीक है, क्रेडिबल मैं समझ गया। हाँ जी, बता, जानता हूँ मैं। हाँ जी, कमर्शियल में। तो अब क्योंकि 60% लोन हुआ है, 40% हमने दे दिया जो देना था।
अभी कुछ, वो 6वें फ्लोर वाला वही है? हाँ, अच्छा ठीक अभी है कुछ 60-70 लाख रुपए उनके बचे हुए हैं। जी। नहीं, 90 लाख रुपए लोन हुआ है टाटा से, रेस्ट हमने पेमेंट दे दिया है। ठीक है अब मैं कल ये सोच रहा था, ये डिस्कस कर रहा था, हमारी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो लोन पे हैं, घर है, कुछ हमने और ज़मीनें ली थी। तो ये हम डिस्कस कर रहे थे यार कि अब जो 90 लाख है ना, वो टाटा से ना लें, हम अपने से मैनेज कर लें, कुछ बिजनेस का पैसा दे दें, ओडीज दे दें, जो भी, इसको 100% हम कैश में ले लें। 3.5 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई है, इसके पेपर को बैंक में देके हम इसके अगेंस्ट ओडी ले लेते हैं। हमारे पास 2.5 से 3 करोड़ रुपए कैश आ जाएगा, जिसको बिजनेस में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी में यूज़ कर सकते हैं। तो क्या सही वे है? ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है भाई। ओके। ठीक है पर पता क्या है, आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई क्या मैं कर सकता हूँ इसको, और इस प्रॉपर्टी का नंबर वन, अच्छा थोड़ी और डिटेल में जाता हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी है इसमें क्या रेजिडेंशियल है या सिर्फ कमर्शियल है? बोली कमर्शियल, आईटी पार्क है, अच्छा पूरा आईटी पार्क है। पूरा आईटी, 34 फ्लोर हाँ पर जी आपने आईटी मेरे को पार्क बताया है। था हाँ हाँ। हाँ हाँ, सो पूरा कमर्शियल है। कंप्लीट कमर्शियल है। ओके सो बिकॉज इज कंप्लीट कमर्शियल है भाई, आई विल होल्ड ऑन टू दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि आप लैंड को ओन नहीं करते हो भाई। ठीक है। मेक द मनी वॉल यू कैन, क्योंकि क्या होता है कि जब भी आपका कोई आप प्रॉपर्टी खरीदते हो ऐसे में उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, बिकॉज लोगों को पता चलता है भाई बन गया ये वो, क्योंकि आप बता रहे थे कि पोजेशन का भी आपको आ चुका है। तो भाई मैं अगर आपकी जगह होऊंगा, यू कैन डू दैट कि आप सब पैसा इकट्ठा करो, इसके अगेंस्ट ओडी लो, ताकि आपके पास वो पैसा बढ़े, जब दिल करा यूज़ करा, 100% करो। पर मैं इस प्रॉपर्टी को ज़्यादा होल्ड नहीं करूँगा। उसका सबसे मेजर रीज़न है यू डोंट ओन द लैंड। बिकॉज आप लैंड को ओन नहीं करते हो, एवरीथिंग एज डिप्रीशिएट ब्रो। ठीक है। लैंड ही ये सिर्फ ऐसी चीज़ है जो अप्रिशिएट होती है। तो उसमें जो अभी बचा हुआ है, अभी वो 5,000-6,000 स्क्वायर फीट और बढ़ जाएगा अगले ओके 1 सालों में। तो तब ये तब तक मैं प्लानिंग वेट है। करूंगा फिर। हाँ, तब तक उसको सेल कर देंगे, तब तक उस अमाउंट के ओडी को हम यूज़ कर लेंगे बिजनेस के एब्सोल्युटली लिए, ब्रो, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। 100%। सो दिस इज समथिंग दैट आई वुड पर्सनली डू। मैं कभी भी लैंड के अलावा और कुछ ओन करने में बिलीव नहीं करता हूँ। ओके, सो ये एक अच्छा पॉइंट है कि फर्दर अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो ये हो कि हम लैंड पे जाएं, 100%। अथॉरिटी का लैंड हो या कोई कुछ भी भी ऐसा हो। हो, और उस पे हम प्रॉपर कंस्ट्रक्शन कराएं। अगर आपको नहीं भी करवाना आपकी मर्जी है, हाँ 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 हाँ, ठीक पर है, लैंड कंपोनेंट आपके पास जरूर होना चाहिए। वो होना चाहिए। ठीक है। लोगों को ये बात समझ नहीं आती है, ठीक है। और आपके माध्यम से आज इन सबको पता चल गई है कि भाई लैंड अप्रिशिएट होता है, बाकी सब डिप्रिशिएट होता मतलब है। बैंक उतना एंटरटेन करता नहीं लैंड को, क्या कह रहे हो? लोन के टाइम पे हाँ उतना जी। एंटरटेन नहीं करता। देखो जब आपके पास पैसा है तो आपको बैंक को एंटरटेन क्यों करना है, नंबर वन। नंबर दो, आप एक काम कर फिर अब सही कह रहे हो कि भाई लैंड को एंटरटेन नहीं करता, पर अगर आप बढ़िया जगह पे लैंड खरीद रहे हो, देयर इज नो वे इन हेल वो मना करेंगे। ठीक है। अच्छा, इंडिया में रेरा आपको तो अच्छे से पता होगा, जब नोएडा में बहुत बैक टू बैक बहुत सारे डेवलपर ने स्कैम किया है, क्योंकि हमेशा बायर परेशान होते हैं और हम नॉर्मल चीज़ों ना हम चेक नहीं कर पाते हैं। लोन इसलिए भी अब लोग ले रहे हैं कि एटलीस्ट बैंक तो हमारे बिहाफ पे ऑडिट कर लेगा कि लैंड ठीक है नहीं है, ये सारी चीज़ें, तो ये भी एक हाँ जी, फायदा होता है। वैल्यूएशन होती है। हाँ, लोन लेने का ये भी फायदा है। करेक्ट, यस आई एग्री, क्योंकि बैंक को भी अपना पैसा देखना होता है ना। हाँ, वो तो अपना प्रॉपर आपके बिहाफ पे पूरा वो चेक करेगा जी। अच्छा, पहले यहाँ क्लियर कर लेते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स हैं। ठीक है, जैसे कुछ अच्छे बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, गवर्नमेंट बैंक्स हैं, कुछ सेल्फ फंडेड भी है, छोटे बैंक्स। तो किन बैंकों से आपको लोन नहीं करवाना चाहिए अगर वो लोन दे भी रहे हैं आपको? तो छोटे बैंक्स के पास आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। ओके। बिकॉज अगर क्या होता है कि छोटा बैंक जब बंद होता है या उनकी कोई बुक, जिसके बुक वैल्यू का मतलब आप समझते ही हो कि भाई हर एक बैंक की बुक वैल्यू होती है कि भाई इतना उनके पास लोन है, उनके पास इतना कैश है, ये है उनके एसेट है, ये लाइबिलिटीज़ हैं। जब उनका कुछ प्रोजेक्ट गिरेगा या उनके पास इतना पैसा नहीं होगा तो उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। सो अगर आपको कोई छोटा बैंक दे रहा है टू स्टार्ट विद कि भाई हाँ आप पैसे ले लो हमसे, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको पैसे देने हैं, उसको आप जितनी जल्दी हो सकता है उसको बड़े बैंक के पास लेके जाने की कोशिश करो। अगर आपको सरकारी बैंक से पैसे मिलते हैं, इवन द बेस्ट, क्योंकि ऑफ कोर्स इट डिपेंड करता है। कई लोग ये कम्प्लीटली ट्रू नहीं है कि भाई सरकारी के पास ही जाना चाहिए या गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट ही है।
नंबर वन, आपके एक्विजिशन फेज में जो हमारा पहला फेज है उसमें जहां से भी आपको पैसे मिलते हो लेना चाहिए, बट यूजुअली आप कोशिश करो कि आप बड़े बैंक्स के पास रहो। मेरे हिसाब से वो एक ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी, नहीं, ये ज़्यादा बड़ी। मैं इस वाले में सेंस से पूछा था कि जी। सम टाइम जो बैंक प्राइवेट वाले छोटे वाले हैं वो मैनिपुलेटेड भी रहते हैं, करेक्ट। मतलब वो प्रॉपर ज़मीनों को ऑडिट नहीं करते। अगर ज़मीन गलत भी है, कंस्ट्रक्शन गलत भी है, एज पर द ठीक है, गवर्नमेंट नहीं है तो भी अप्रूवल करके आपको लोन दे देते हैं, जी। प्रॉपर ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा ऑडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर भाई हमें हायर कर सकते हो आप। हूँ। अच्छा, क्योंकि हमारा काम यही अब है। यहाँ चलो आपको लाते हैं। करेक्ट। मैं कह रहा हूँ वो मेरी प्रॉपर्टी है, जी। ये मैं हूँ, आई एम रेडी विद माई फिनांस एंड लोन ऑल दिस थिंग्स। आपको मैं बीच में करता हूँ एज ए ब्रिजिंग। अब हमारे जी। लिए आप ब्रिज का काम कर रहे हो आप, करेक्ट। राइट? सो आप मेरे लिए एक लेयर हो, प्रॉपर एक प्रॉपर चेकलिस्ट के साथ करेक्ट। का वो क्यों लेना चाहिए, किस टाइप का लेना चाहिए। करेक्ट। तो आप एक बायर को क्या क्या समझाते हो? भाई बायर को सबसे पहले यही समझाते हैं कि भाई इमोशन नहीं होना, ठीक है, बी प्रैक्टिकल और बी प्रैक्टिकल, बी ओपन माइंडेड कि भाई हाँ अगर हमने यहाँ पे पसंद आ गया तो मतलब ये नहीं कि लेना ही लेना है। ठीक है, क्योंकि जब आपको कोई चीज़ कंट्रोल नहीं करती तो आप राजी हो। ठीक है, वो चाहे घर हो, वो चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बाप, अगर वो आपको कंट्रोल करते हैं तो आप उनके गुलाम हो। तो कभी भी किसी चीज़ के गुलाम नहीं बनना सबसे पहले। दूसरी बात ये है कि भाई डिपेंडिंग ऑन कि अगर आपको कितनी इन्फॉर्मेशन है वो जानने की कोशिश करो। अगर आपको नहीं करना है कुछ भी काम, देन लेट अस डू द जॉब, कि हमारा ड्यू डिलिजेंस है। हमारा एक बहुत ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस है यहाँ पे। कागज़ का बहुत पंगा होता है भाई, ठीक है। कई बारी अगर डाउट भी होता है तो हम कहते हैं यार मत करो क्योंकि हमें डाउट है, ठीक है। ज़्यादा पंगा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है इन अ वे कि अगर आपको पता है कि भाई ये कुछ डाइसी लग रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो उसको लेट गो। वही है, इमोशनल बिट आप जब छोड़ दोगे तो आप बहुत कुछ बढ़िया कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि आप खुद जाओ उन बिल्डर डेवलपर्स के, खुद घर देख के आओ जो उन्होंने बना के रखे हैं उनसे। वैसे तो हम अगेन लाइक आई सेड हम सब कुछ करते हैं। अगर आपको करता है कि भाई नहीं मेरे को नहीं करना ये, तो भाई अगर आपको अपने आप भी करना है तो आप खुद भी कर सकते हो कि भाई जाओ उनके जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनके मिल के आओ, उनको बंदों को मिल के आओ कि भाई कैसा रहा, क्या एक्सपीरियंस है, ये वो। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वो हम आजकल थोड़ा सा मुश्किल है। सो ऐसे ही हमारे पास 10 चीज़ें पड़ी हुई हैं जो हम ऑब्वियसली मेक श्योर करते हैं कि हम करें। फिर कभी सही आप रीच आउट कर सकते हो, लेट यू नो कि भाई कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वी वुड वांट टू गिव यू अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। 7-8 चीज़ें मोटी मोटी होती हैं, अगर आप वो कर लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहोगे। बाकी जितना डिटेल में जाओगे, ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी है। ओके। सो कितने फंड वाले आपको अप्रोच करें मेरे को स्टार्टिंग? भाई अगर आपके पास 8 करोड़ से नीचे गया, 8.2 बात नहीं करूँगा भाई मैं। चलिए 8 करोड़ वाले आपसे बात कर रहे हैं। 8 करोड़ जब तक आप, चलो 10 करोड़ वाले बात कर हाँ रहे हैं ये आपसे। ठीक है, क्योंकि भाई क्या एडवांटेज दोगे आप उनको? भाई एडवांटेज ये है कि जो उनकी जो हेडेक है वो हमारी है। क्या 10 करोड़ वाले इंडिया के बाहर भी सोच सकते हैं? 100% ब्रो। अच्छा, क्योंकि पता क्या, हर एक बंदे का ना पोर्टफोलियो डिफरेंट होता है, उनके एस्पिरेशंस डिफरेंट होते हैं। अगर जिसके पास 10 करोड़ पड़ा हुआ है, शायद अगर उनको बच्चों को अगर बाहर भेजना है, वी कैन बी दैट ब्रिज एज वेल। ओके, ठीक है। क्योंकि हमारे पास सब बंदे हैं न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में कि भाई कैसे तरीके से हम ये पैसा लेके वहाँ जाके या आपका या ना आपके बच्चों का या PR या कुछ भी है जो आपको करवा सकते हैं। सो वी कैन बी दैट ब्रिज टू। एक ऑस्ट्रेलिया में छोटा सा घर किसी को लेना हो, हाँ जी, छोटा सबसे छोटा, क्या कॉस्ट आएगा? डिपेंड करता है भाई सिटी कौन सी है। मान लो सबसे, मैं ये कह रहा हूँ जी, कि जिसने देखा ही पिक्चर में है, करेक्ट। उसको तो कहीं पर भी हो क्या फर्क पड़ता है। मैं जी। कह रहा हूँ कि सबसे छोटा इन्वेस्टमेंट। एक्चुअल में आपको अगर घर लेने हैं तो आपको वाकई में 3-4 करोड़ का घर मिल सकता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में। डॉलर तो नहीं बोल रहे हो ना, इस बार रुपया है? 3-4 करोड़ बोल रहा हूँ। इस बार रुपया है। हाँ ठीक रुपए है। है। ओके, सो पर उसमें ये मत एक्सपेक्ट करना कि आपको भाई है यू नो ये किस आपको टाइप का घर चाहिए? 3-4 भाई करोड़? वो 3-4 करोड़ में आपको रीजनल जगह पे घर मिल सकता है। रीजनल मतलब है कि किस टाइप के लोग वहाँ रहते हैं? नहीं बढ़िया लोग रहेंगे, लोग तो बढ़िया रहते हैं भाई वहाँ पे। आप क्या करते हो वो डिपेंड करता है, पर एनीवेज जोक्स असाइड, वहाँ पे भाई थोड़ी सी जो मेन सिटी होती है ना, वो मेन सिटी से कुछ 1.5-2 घंटे के दूर वो घर होगा। है ऑस्ट्रेलिया ही वो? है ऑस्ट्रेलिया ही है वो।
सारी फैसिलिटीज सब वगैरह सब। फैसिलिटीज ब्रिस्बेन के हम बहुत प्रॉपर्टीज खरीदते मान हैं लो किसी ने ले लिया जी। आपके हेल्प से, चलो मैंने ही ले लिया मान लो, ठीक है, तो क्या लोन भी वहाँ होता है? बहुत कुछ होता है भाई, सब कुछ हो सकता है अगर आप करना चाहो तो। आपने मूड बना लिया तो हम सब कुछ आपकी हेल्प कर कोई सकते भी है, मतलब आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट करवा सकते प्रीटी हो। मच भाई। हम अभी दुबई जाने की भी हाँ भाई, दुबई में अभी आ रहा था, इसके बाद में दुबई आता, क्योंकि आज ना दुबई वाले गजब की मार्केटिंग कर रहे हैं, आओ दुबई, जैसे होता है ना पधारो मारो राजस्थान या गुजरात का जो मार्केटिंग करेक्ट। हुआ था, अभी दुबई वाले दोनों हाथ फैला के बोल रहे हैं कि आओ जी इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। उनको पता है कि ये इंडिया अब थोड़ा ग्रीनरी की तरफ जा रहा है, ये लोग पेट्रोल छोड़ के अब ये इलेक्ट्रिक बाइकें और कारें आ रही हैं, ठीक है। तो अच्छा, दुबई में अगर केस स्टडी करना हो तो माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। क्या वो करंट अपडेट में रहते हैं, आई एग्री। ही नोज वेरी वेल कि उनको क्या करना क्या नहीं करना है। एक्चुअल में पता जब डिसीजन मेकिंग आपकी बढ़िया होती है और आपको ज़्यादा लड़ाई नहीं करनी पड़ती हर डिसीजन लेने के लिए, तो आपकी कंट्री बहुत जल्दी फ्लरिश कर सकती है। दिस इज अ प्योर एग्जांपल ऑफ कि भाई बीइंग अ विजनरी एंड बीइंग एबल टू एग्जीक्यूट दैट और टेकिंग स्टेप्स। दे आर वेरी डिप्लोमेट, मतलब वो सबके लिए इक्वल है। Yeah, yeah. फेवरेबल डिसीजन का नहीं है कि मैं इंडिया को ज़्यादा फेवर करूंगा, नहीं, नहीं। पाकिस्तानी को कम करूंगा, उनके लिए सब है। हमारी लड़ाई गलत लोगों से हो रही है भाई। हम पता हर चीज़ में अपने आप को पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं। सर इट्स नॉट इवन अ कंपैरिजन। सर सम टाइम ना हम एक शेयर मार्केट में टर्म्स स्टॉप लॉस, लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपको स्टॉप लॉस कब लेना है। पता है पहले हमारे एक क्रांतिकारी लोग इसलिए भी शहीद हो गए कि उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लिया। वो निहत्थे चले गए, ईगो एटीट्यूड लेके, देखता हूँ जी क्या कर लेंगे, शहीद हो जाएंगे, ये हो जाएगा। कुछ लोगों ने जो स्टॉप लॉस लिया, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी लगाया ना, वो भारी पड़ गए। लेकिन जिन लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लिया, उस मोमेंट को नहीं रोका, अपने को नहीं समझाया कि चलो 2 कदम पीछे बस है होते यार, हैं, कितना हो बट गया। स्ट्रैटेजिक मूव लेते हैं। एब्सोल्युटली। तो मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट हर एक यार कंट्री के लिए, आप इंडिविजुअल्स के चाइना को लिए। क्यों नहीं कंपेयर करते अपने आप से? नहीं कर पाएंगे ना, क्यों नहीं कर पाओगे? रीज़न है उसके पीछे, रीज़न भाई? ये है, रीज़न है, हम जब कंपेयर करते हैं ना, हम डाउन साइड कंपेयर करते हैं, अच्छा नहीं लगता ना लोगों को, एग्जैक्टली। ईगो डिस्टर्ब हो जाता है अरे अपना। भाई एक बात है, चाइना इज अ गुड केस स्टडी फॉर इंडिया एज वेल। यस भाई जो उन्होंने पिछले 40 साल में करा, आप भी कर सकते हो। बहुत डिस्टर्ब है सर, बेसिक्स चीज़ें। लर्न ऑर्डर की बात कर रहे हैं, अभी से बिहार में चुनाव हो रहा है, मैं न्यूज़ देखता हूँ, मैं 1 घंटा न्यूज़ देखता हूँ, मुझे अच्छा कुछ प्लेटफॉर्म है जहाँ अच्छी बात देखता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। तो किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव का, कोई हिंदू को खुश कर रहा है, कोई हाँ, मुसलमान को, कोई यादव को, कोई किसी को। मैं कह रहा चलो जीत गए यार, यादव में जीत गया, पंडित में जीत गया, तुम्हें क्या मिला? 500 1000 2000 रुपए, शराब मिल गई ना भाई, बस फ्री का खाना मिल गया थोड़ा सा। तो आप जिस दिन पूछना शुरू, और प्लस जो लीडर हैं उनको खुद ही उनका विजन ही नहीं है, वो कह रहे हैं हम सरकारी नौकरियां देंगे। मैं कहाँ से दोगे? मैं कोई भी पॉलिटिशियन हो ना, मैं उनका पॉडकास्ट लेता नहीं, बट मैं पॉडकास्ट जब मिलूंगा, जो मुझसे कहेगा कि जैसे अभी एक है कि हम पूरे बिहार में हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, बस कहाँ एक से सवाल, दोगे? व्हाट बेसिस, डू यू हैव Exactly एनी my डेटा? point. भाई क्या आपको ये पता है कि घर कितने हैं? घर हैं तो नौकरियां कितनी हैं? अब आपके यहाँ वैकेंट नौकरियां कितनी है, किस डिपार्टमेंट से कितनी नौकरियां दोगे, प्लस उस नौकरियों के पीछे आप कहां से पैसे लाओगे? मैं आपको बता देता हूँ प्रॉब्लम क्या है। हम पॉडकास्ट से स्टार्टिंग से यही बात कर रहे हैं, उनको पता है कि गरीब लोगों को कंट्रोल कैसे करना है। क्या बोला था मैंने आपको? इमोशन, बस Emotions. दैट्स इट। यस यस यस, अग्री। उनको पता है कि भाई मेरे को पावर में रहने में क्या बोलना है, बस कितनी देर तक बोलना है, क्या इनको देना है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस जब आप गरीब माइंडसेट के होते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ इमोशंस के अलावा कुछ नहीं सुनता। उनके पास कोई क्वेश्चनिंग नहीं है। भाई आपके पास अभी कुछ नहीं, तो आप ऐसा क्या करने वाले हो, ऐसा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लाने वाले हो, या ऐसी कौन सी कंपनी आप अट्रैक्ट करोगे। आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट करने नहीं आता बिकॉज आपका लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। बिग कंपनीज इसलिए नहीं जाती है वहां पे। सर कोई भी नहीं जाएगी, इवन हम छोटा पैसा, अभी हम छोटा पैसा लेके इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, अगर वो लोकेलिटी अच्छा, जैसे आपने पूछा ना ऑस्ट्रेलिया में किस लोकेलिटी में चाहिए,
क्यों पूछा? क्योंकि लोकेलिटी मैटर करता है ना। जब हम छोटे इन्वेस्टमेंट में ये सब चीज़ों को देखते हैं, तो जो बड़ा इंडस्ट्री अपना लेके आ रहा है वो कैसे नहीं देखेगा? ठीक है, तो जिस बेबाकी से आपने बात किया, थोड़ा सा अपने बारे में भी आप ऑडियंस को बता दें। आप है कौन? आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई है? कहाँ तक शुरू हुई है? क्या अचीवमेंट रही है? क्या आपके अपने एक्सपीरियंस रहे हैं? क्या कब आपने स्टॉप लॉस लिया? कब आपके बहुत बड़े लॉसेस होते होते बचे? कब आपको लगा यार, अब जैसे आप बीइंग इंस्ट्रक्टर, एजुकेटर, कोच, एज ए मेंटोर है, राइट, जो कि आप समझा रहे हैं, ठीक है, जिनके पास बड़ा फंड है उनके पास आप बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, क्योंकि विजन बड़ा, इन्वेस्टमेंट बड़ा है, तो उनको आप डिस्कस करते हैं। जी, बाकी लोगों के लिए आप पॉडकास्ट कर रहे हो, भैया सीखो, सब सीखो, एब्सोल्युटली। ठीक है। छोटा पैसा है तो राइट इन्वेस्टमेंट ये कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, जब यहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे ये बड़ा होगा तो बैंक ये भी अकाउंट, बड़ा होगा। एब्सोल्युटली। प्लीज सर, थोड़ा सा अपने बारे में। सो भाई मैं थर्ड जनरेशन रियल एस्टेट हूँ एक्चुअल में। ओके, ठीक है, सो मेरे फादर साहब जो हैं वो भी प्रोजेक्ट मैनेजर रह चुके हैं। ठीक है, दादाजी, जिनकी बदौलत जो मेरा माइंडसेट है, ये श्रेय दादी और दादे का जाता है, क्योंकि वो एक्चुअल में ए क्लास बिल्डर आज के 1970s में होते थे वो। ग्रेट, सो ये जो माइंडसेट है मेरे को वहाँ से मिला है। वो उन्होंने कुवैत में प्रोजेक्ट्स करे हैं। सो हम थर्ड जनरेशन रियल एस्टेट। मेरे को पता है कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद भी मैं बहुत गलतियाँ करता हूँ, कर चुका हूँ, एंड दैट्स ओके। क्योंकि जब आपका अगेंस्ट काउंसिल खड़ा हो जाए ऑस्ट्रेलिया का, तो आप उनसे बहस नहीं कर सकते। करने की हमने बहुत कोशिश करी। कुछ ऐसा मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसमें हमने वो सिमिलर प्रोजेक्ट बिल्कुल बाजू में करा था। तो उसमें क्या था कि वो डुप्लेक्स था, तो हम उसके टेक्निकली सब डिवाइड करके उसको अलग अलग करके बेच रहे थे। तो उसमें क्या हुआ, उसमें ड्राइवे था काफ़ी लंबा, तो वो कहते नहीं नहीं इसमें ड्राइवे में नया पाइप डालो। मैंने कहा भाई सब कुछ तो ठीक चल रहा है, तुम्हारा सब कुछ है, मैं सिर्फ टेक्निकली सब डिवाइड करके इसको अलग बेच रहा हूँ। अभी इसका एक टाइटल है, मैं इसको अलग अलग करके बेच रहा हूँ, तो इसमें क्या करने की जरूरत है। भाई हमने बहुत लड़ने की कोशिश करी पर नहीं। वो कुछ 1 करोड़ की कोचिंग मैंने कर रही है अपने आप के लिए कि आपको देना पड़ता है, पार्ट ऑफ द कोचिंग है कि भाई मैंने अपने 1 करोड़ की कोचिंग ऐसे करी है। आप अगर कर सकते हो और उसके बाद अगर आप चीख नहीं मारोगे, तब आप ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे। भाई एक बार भी मैंने चीख नहीं मारी। ओके, क्योंकि वही प्रॉपर्टी ने मेरे को बहुत पैसा बना के दिया है। मैंने अपनी ज़िंदगी, क्योंकि पापा जो थे फाइनेंस में वो बढ़िया नहीं थे, उनकी जो फाइनेंस मैनेजमेंट थी वो ठीक नहीं थी, और उसके करके मैं अपनी पहली ज़िंदगी का जो हाफ था वो बैंकिंग में रहा। मैंने सिटी बैंक यूएस में काम करा, मैंने बार्कलेस बैंक यूके में काम करा। मैं न्यूजीलैंड भी रह चुका हूँ। एक्चुअल में न्यूजीलैंड में मैं बड़ा हूँ, आप कह सकते हो। बहुत छोटा था जब मैं चला गया था। वहाँ पे जाके मैंने टेलको कंपनीज़ में काम करा। उसके बाद फिर मैंने बैंकिंग में वापस आया। सो बैंकिंग में वापस आने के बाद एक पर्टिकुलर क्लाइंट थी जो कि ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाले थे, जैसे हम, जब मैं 18 साल का था। तो उसमें क्या हुआ कि भाई मेरे वो बात दिल को बहुत चुभ गई कि भाई मैं इनकी मदद करना चाह रहा हूँ और बैंक में मैं इनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट थे, तो उनकी फाइनेंस थोड़े हिल गए थे। मेरा दोस्त मेरे को कहता है यार तेरे को पता मॉर्गेज ब्रोकिंग होती है। मैं कहा मॉर्गेज ब्रोकिंग क्या होती है? कहता है यार जिसकी तू मदद करने की कोशिश कर रहा है, आई नो यू आर अपसेट, क्योंकि वो मेरे साथ ही था, बैठा हुआ था। तो यार मेरे को पता है कि तू अपसेट है, क्योंकि वो तेरे साथ, मैंने उसे बोला यार, मैं कहा यार हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो चुका है 10 साल पहले, है ना। तो कहता है आई नो ब्रो, तू उसको मदद करना चाह रहा है और तू नहीं कर पा रहा, बट तू अगर मॉर्गेज ब्रोकर बन जाएगा देन यू हैव अदर फाइनेंस ऑप्शंस एज वेल, कि जो उनको तू दे सकता है। सो दैट्स हाउ माई स्टार्टेड माई जर्नी। मैंने अपना पहला बिजनेस जो करा था वो उसको बेचा मैंने 2021 में। वो मॉर्गेज एडवाइजरी और प्रॉपर्टी एडवाइजरी का बिजनेस था। सो उसमें हम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट करवा रहे थे लोगों का। सो बेसिकली पहला मेरा हेडक्वार्टर जो था वो न्यूजीलैंड में था, ऑकलैंड में। अब हमारा हेडक्वार्टर जो है वो सिडनी में है। सो ऐसे ही आज के लिए इतना ही बहुत है। मेरे को लगता है फिर कभी से पार्ट 2 में और बताएंगे आपको खुल के। अपनी ज़्यादा बात करनी अच्छी नहीं लगती मेरे को। ऑफ कोर्स बोलता हूँ मैं फॉर द वेरी सिंपल रीज़न कि हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, क्योंकि मैं वाकई में चाहता हूँ आप अपनी ज़िंदगी सुधार लो, अपनी ज़िंदगी बढ़िया कर लो, इसको ठीक कर लो, ताकि अब आप और अपने बच्चों की, अपने माँ बाप को ज़िंदगी बढ़िया दे सको। मेरा और कोई मकसद इसमें कुछ अलावा है नहीं है। मैं सेमी रिटायर्ड था 33 जब मैं था, क्योंकि मैंने 18 महीने में 4 प्रॉपर्टी खरीदी थी, 2.5 साल में मैंने 7 प्रॉपर्टी खरीदी थी। सो आई नो हाउ टू प्ले द गेम। ग्रेट 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 सर, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। लास्ट एक सवाल मैं लूँगा, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। सवाल ये है कि जिस आप
अभी जो हम देख रहे हैं, ट्रेड वॉर देख रहे हैं, जो एक हेट है कंट्री टू कंट्री का, हेटरेट जो है बहुत बड़ा हुआ है। जब हम उस वाले होते हैं, कभी इंडियन का पहला इमोशन हुआ करता था यूएसए, अगर हम बात करें अमेरिका की, जब अभी हुआ तो इंडियंस को लेके थोड़ा सा उनका माइंडसेट चेंज हुआ। फिर जो वहाँ लोग रह रहे हैं, मुझे नहीं पता सफ़र कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट से पीछे आए हैं, बैक टू बेसिक आ रहे हैं कि भाई इंडिया में ही करें। तो आप क्या कहना चाहते हैं, इज़ इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट? ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इंडिया में ही अच्छी अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए? भाई देखो, मतलब एकदम बिल्कुल आप न्यूट्रल होकर। नहीं नहीं, ठीक बहुत है, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ इट्स एन एक्सलेंट क्वेश्चन नंबर वन। भाई देखो, पता क्या है, जो पैसे वाला बंदा होता है ना, जिसको पैसा कमाना होता है, वो इमोशनल नहीं हो सकता। ठीक है, हम इस बात में बहुत बारी बात कर चुके हैं, सो इसमें मैं ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहता अब दोबारा। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा नहीं रहेगा। वो जो भी आपके साथ ट्रेड वॉर या वो जो भी इंडियंस के वीज़े पे वो होल्ड अप लगा रहा है, इट इज़ ऑल स्ट्रेटेजिक मूवमेंट्स जस्ट टू मेक श्योर कि वो इंडिया को क्रश करके अपनी साइड पे करे। अब इंडिया की जो पोजीशन है ना, वो बहुत यूनिक पोजीशन है। कैसे? इंडिया जो है वो ब्रिक्स के साथ भी बना के रखता है, और वो यूएस के समहाउ साथ भी बना के रख रहा है। तो इंडिया को बेसिकली ट्रंप कह रहा है कि भाई तू साइड चूज कर ले, और उसको इसलिए क्रश करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो रशिया से तेल ना खरीदे, और कोई नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द पॉलिटिक्स टू मेक श्योर कि जो यूएस है वो डोमिनेटिंग जगह पे रहे, दैट्स इट। जो वो स्टेबल कॉइन वो कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं, मैं इंडियन गवर्नमेंट को भी खुल के बोल रहा हूं, अगर आपने बिटकॉइन नहीं खरीदा आपके रिजर्व में, आपको यूएस कंट्रोल करेगा। बहुत तगड़ा कुछ चल रहा है, आई एम प्रीटी श्योर आपको पता है, यू हैव सम आइडिया, पर जो एक्चुअल में गेम चल रही है वो बहुत तगड़ी गेम चल रही है पीछे। तो अगली बार सही, बट गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, इमोशनल नहीं होना है। अगर आपके पास पैसे हैं, यू शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज डाइवर्सिफाई, बिकॉज द रियलिटी इज जो इंडियन करेंसी है उसको मैनिपुलेट बहुत जल्दी किया जा सकता है, अगर आप पे वो टैरिफ लगा देते हैं। तो जब यूएस ने टैरिफ लगा दिया, आपकी जो करेंसी है, जो हमारी करेंसी है, वो टूटनी शुरू हो चुकी है। तो So आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिटकॉइन या क्रिप्टो को थोड़ा सपोर्ट नहीं कर नहीं रहे हैं? नहीं, सपोर्ट में देखो, इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए 1% ऑफ योर वेल्थ। समझिए। बिटकॉइन क्रिप्टो में 1% ऑफ योर वेल्थ शुड बी इन्वेस्टेड 100%, बट आपको अपना पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अगर आपके पास एबिलिटी है, यू शुड इन्वेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि आप वहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इंडिया के और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अगेंस्ट हैं। यूएस क्या है, यूएस इज अ वेरी डिफरेंट बीस्ट। अब एक्चुअल में इंडिया डोमिनेट कर सकती है ऑस्ट्रेलिया को, ठीक क्योंकि है, इंडिया जो है बिग मार्केट है, तो वो छोटी मार्केट है, उसको डोमिनेट कर सकती है। ओके। सो इस बेस पे मेरे को यही कहना, ये जो आखिरी में यही है, बी स्मार्ट, बी स्ट्रेटेजिक। आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, एंड यू शुड 100% डाइवर्सिफाई एंड इन्वेस्ट अगर आप कर सकते हो ओवरसीज। ग्रेट ग्रेट। और पार्ट 2 हम बात करेंगे ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को ही लेके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके, और उसमें हम बिल्कुल प्रैक्टिकली बात करेंगे जी। और डिजिटल बोर्ड पे बात करेंगे। अरे ठीक है, आपने दिखाया था, मजा आएगा। राइट, कि जैसे कि लो जी, ये आपका कैपिटल है। अब जी ऑप्शन नंबर 1 इन ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर 2 इन दुबई, जी ऑप्शन नंबर 3 ये एक्सपेक्टेड आरओआई हो सकता है, ये जी, ग्रोथ आ सकता है जी, लोन लेते हो तो ये हो सकता लोन है। हो सकता गुड। है, ये डाउन पेमेंट हो सकता है। क्या आप फ़ोन करो तो बोल दो सर ये ऑप्शन नंबर 1 में मैं इंटरेस्टेड हूँ, कब बैठे? डन ब्रो, बहुत एंड अगेन योर लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग वाज वेरी इंटरेस्टिंग ब्रो, थैंक मतलब यू सो बहुत मच मजा आया सर। मेरे को सुन के। हर एक होस्ट के पास ना वो एबिलिटी नहीं होती है अच्छे क्वेश्चंस पूछने की। वेरी गुड क्वेश्चंस, आई एम प्रीटी श्योर के ऑडियंस को बहुत मदद होगी, क्योंकि दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग द पॉडकास्ट फॉर, कि भाई उनको हेल्प हो। जो नहीं मदद कर सकते हम हमारी ले सकते, दैट्स ओके ब्रो, मेरे को आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है। अब होपफुली आप गेम को समझने की कोशिश करो। कुछ बहुत बड़ा चल रहा है, अपने फैमिली को सिक्योर करो, पैसा कमाओ, और ज़िंदगी बड़ी तरीके से जियो। आप लास्ट में कुछ 2-3 इनको मूवीज़ या बुक्स रिकमेंड कर दो, सो दैट कि जब तक पार्ट 2 आए पढ़ते रहें और देखते रहें। भाई द मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ओके, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त बुक है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट एक किताब है रॉबर्ट कियोसाकी की, क्योंकि उसकी रिच डैड पुअर डैड तो पूरी दुनिया में पढ़ी हुई पूरी है। दुनिया ने। कैश फ्लो क्वाड्रेंट एक बहुत ज़बरदस्त किताब है। ओके,
वो मतलब इट्स अ वर्थ रीडिंग. चूज योर एनिमीज वाइजली. ये बहुत बुक बढ़िया स्ट्रेटेजिक किताब है. हाँ भाई. ये बुक का नाम है? हाँ, बुक का नाम है, बिजनेस प्लानिंग बुक है. हाँ चूज योर एनिमीज वाइजली. बहुत ज़बरदस्त बुक है. आपको स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करनी सिखा देगी कि भाई एक्चुअल में स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कैसे करनी है. ठीक है. आई थिंक ये 3 है. और सॉरी, एक है ब्लू ओशन स्ट्रेटजी. हम्म. जिस बंदे को बिजनेस करना है ये किताब उसको ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसकी ज़िंदगी संवर सकती है. और वो शायद मेरे को आज के साल बाद मेरे को भाई ये जो आपने किताब बता दी ना वो कुछ ज़बरदस्ती है. ब्लू ओशन Great. स्ट्रेटजी, ग्रेट बुक. ग्रेट. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू ब्रो, अप्रिशिएट. एंड बड़ा एनर्जेटिक पॉडकास्ट रहा. थैंक यू. आई थिंक बड़ा प्रोडक्टिव एंड प्रैक्टिकल रहा. आई थिंक सो. आई विश कि हम पार्ट 2 अच्छे से करेंगे. 100% ब्रो. आपके और क्वेश्चंस बहुत बढ़िया थे ब्रो. थैंक वेल यू सो डन. मच सर. थैंक यू. दिल से थे और मेरे अपने भी थे. ठीक है. थैंक यू थैंक यू सो ब्रो. मच. थैंक यू.